हेलो। यस सर। एक सेकंड, सॉरी। हाँ, अब आवाज आ रहा है क्या? परफेक्ट। यस सर। यस सर। हाँ, चलो, वेरी गुड। चलो लेट्स स्टार्ट। आपका शायद सॉरी ट्यूसडे वाला क्लास शायद कैंसिल हो गया था, तो दैट इज अ गुड थिंग। ये वाला एपीएच परफॉर्मेंस इज अ गुड थिंग टू लर्न फर्स्ट ऑफ ऑल। तो मैं उसका एक बार प्रेजेंटेशन खोल देता हूँ। सब लोग ज्वाइन कर लिए ना, या कोई बचता है अभी ज्वाइन करने के लिए? यस, ठीक है, ये हो जाएगा एपीएच परफॉर्मेंस टेस्ट। इसको शेयर कर दें। योर एंटायर स्क्रीन, अ विंडो और अ टैब। योर एंटायर स्क्रीन शेयर। सबको दिख रहा है स्क्रीन? यस सर। यस सर। चलो लेट्स स्टार्ट नाउ। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो व्हाट इज एन एपीएच। ये तो सबको पता ही होगा। जस्ट एक थोड़ा सा ग्लिम्स लेने के लिए, व्हाट इज एन एपीएच? ये एएच लिखा है बट इट्स एन एपीएच। इतना उसको नेगलेक्ट कर सकते हैं। व्हाट इज एन एपीएच? सर इट्स द लास्ट हीट एक्सचेंजर इन बॉयलर, जहाँ पे इनलेट एयर को गर्म किया जाता है। Why do I need to heat that air? सर अपना बॉयलर का कंबर्शन बॉयलर की एफिशिएंसी बॉयलर बढ़ाने के लिए। एफिशिएंसी बढ़ सकती है। फ्यूल लगे। तो अच्छा, तो उसको तो मैं देखो, बॉयलर की एफिशिएंसी बढ़ा, कैसे बढ़ेगी एफिशिएंसी? सर इनपुट एनर्जी जो चाहिए, जो हम कोल से यूटिलाइज करके बर्न कर रहे हैं, वो कम लगेगी अगर एयर प्री हीटेड है तो एयर से पहले कौन सा हीट एक्सचेंजर आता है बॉयलर में? As far as flue gas cycle is concerned, flue gas एपीएच से पहले सर। हाँ, स्काफ आता है, स्काफ। इकोनोमाइजर होता है सर, इकोनोमाइजर होता है। हाँ, स्कैफ इज नथिंग बट स्टीम कॉइल, स्टीम कॉइल, ठीक है ना। तो स्कैफ को तो हम निगलेक्ट कर सकते हैं। इट्स नथिंग बट इकोनोमाइजर। इकोनोमाइजर का वाटर का इनलेट टेम्परेचर क्या रहता है? इकोनोमाइजर में फ्लू गैस अपना गर्मी is given to heat the water. Now what is the inlet temperature of water at economizer? 350 डिग्री सर। Inlet temperature of water at economizer. हेलो। हाँ सर, चलो ठीक है, वो एक अलग बात है। 45 to 50 डिग्री। तो प्रेशर पे भी डिपेंड होता है सर। क्या एक मिनट, क्या बोले? देखो प्लीज फील फ्री टू आंसर ना सर। इट डिपेंड्स ऑन प्रेशर सर, मतलब सेंसिबल हीट सेक्शन में ही होता है टेम्परेचर। एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता है, बट बॉइलिंग पॉइंट से कम रहता है टेम्परेचर। नहीं, एग्जैक्ट टेम्परेचर आई एम नॉट आस्किंग कि मेरे को बताओ कि 323 डिग्री सेल्सियस है। आई एम नॉट गोइंग डीप इनटू दैट थिंग, बट यू शुड हैव एन नॉलेज कि उसका रेंज कितना होगा। यार प्लीज बैकग्राउंड वाला प्लीज ये म्यूट कर लीजिए। देखिए, आई एम नॉट पर्टिकुलर अबाउट एग्जैक्ट टेम्परेचर एंड आई विल नेवर बी पर्टिकुलर अबाउट इट. I just want to know that you people should know what is the range. मानो मैं अगर बोलता हूँ एयर प्री हीटर में टेम्परेचर आता है 300 डिग्री सेल्सियस का, इट मे बी 290, इट मे बी 310. आई एम ओके विद दैट, बट यू शुड नॉट से मी कि इसका टेम्परेचर आता है 100 डिग्री सेल्सियस. आर यू गेटिंग माई पॉइंट?
तो अभी मेरे को कोई बोला कि वाटर टेम्परेचर जो एट द इनलेट ऑफ एपीएच इज 45 डिग्री सेल्सियस, दैट इज एब्सर्ड, है ना? तो देयर इज अ डिफरेंस. एक मिनट रुको ना, एक जस्ट गिव मी अ सेकंड. इसको मैं ऐसे ले लेता हूँ, दैट विल गिव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग. इसको म्यूट करो, इसको ज्वाइन करो. अच्छा, इको हो जाएगा. एक्चुअली वेबकैम खराब है, तो बेटर है जब कैमरा चलना होगा आई बी थ्रू मोबाइल, है ना? तो जस्ट देखो, कभी भी एयर, व्हाट इज एयर प्री हीटर? फर्स्ट ऑफ ऑल इसको बड़ा कैसे करते हैं? हाँ, ये बड़ा हो गया. व्हाट इज एयर प्री हीटर? एयर प्री हीटर इज नथिंग बट जिससे आपको मेरे को हीट ट्रांसफर करना है फ्रॉम द फ्लू गैस टू द एयर. अब बात आती है, अच्छा एक मिनट, लाइट बंद करो, पीछे फोकस. नाउ द थिंग इज, एयर प्रीहीटर क्यों चाहिए मेरे को? ताकि मैं बॉयलर की एफिशिएंसी बढ़ा पाऊं. अब देखो, अगर एयर प्रीहीटर अगर बॉयलर की एफिशिएंसी के लिए काम है, देन द सेम हीट कैन बी टेकन बाय इकोनोमाइजर. तो इकोनोमाइजर अगर मैं और बड़ा बना दूं तो हीट फ्लू गैस से ले लेगा. नाउ अब उसमें प्रॉब्लम क्या आएगा कि फ्लू गैस को आप एक लेवल तक ही ठंडा कर सकते हैं इकोनोमाइजर में, और वो रेस्ट्रेनिंग फैक्टर क्या है? वाटर का इनलेट टेम्परेचर. क्योंकि आपको जो गर्म करना है, तो मतलब कोई एक चीज ठंडी आ रही है, मतलब पानी इज ठंडा इन बॉयलर, द वाटर विच इज टेकिंग एन एंट्री इनटू बॉयलर इज ठंडा, आपको उसको गर्म करना है. तो मतलब आपको फ्लू गैस उतना ही कम हो सकता है, फ्लू गैस का टेम्परेचर इकोनोमाइजर में उतना ही ड्रॉप हो सकता है जितना वाटर का इनलेट टेम्परेचर है. अगर मैं इटरनल लाइफ के लिए छोड़ दूं, तो जो वाटर का इनलेट टेम्परेचर है उससे ठंडा फ्लू गैस टेम्परेचर एग्जिट नहीं हो सकता इकोनोमाइजर से. समझ आ रही है ये बात? यस सर. Yes, sir. तो मेरा क्वेश्चन ये है कि इकोनोमाइजर में जो वाटर टेम्परेचर इन हो रहा है वो कितने टेम्परेचर पे हो रहा है? ये सारे टेम्परेचर आपको पता होने चाहिए भाई. आपको कितना दिन हो गया? समर बैच है, विंटर बैच है, कौन सा बैच है? Summer batch. मतलब इसमें मैं क्लास ले चुका हूं ना पहले? No, sir. अच्छा, दिस इज ये द आपका फर्स्ट पहला क्लास. क्लास है सर. अच्छा Yes, अच्छा, sir. चलो. देखो, ये सारे जितने भी टेम्परेचर हैं हर जगह आपको पता होने चाहिए. एग्जैक्ट टेम्परेचर पता होना चाहिए, लेकिन नहीं पता है कोई बात नहीं, लेकिन एक रेंज पता होना चाहिए कि सर इसमें 500 डिग्री होगा या 540 होगा. आप 540 डिग्री टेम्परेचर के लिए ये नहीं बोल देंगे सर वहां 200 डिग्री का टेम्परेचर है. समझ रहे हैं मेरी बात? तो अब आप देखिए, इकोनोमाइजर में जो वाटर का इनलेट टेम्परेचर है वो होता है, कहां से पानी आता है इकोनोमाइजर में? अगर हम सब BFP क्रिटिकल की से. बात करें, बीएफपी से. बीएफपी और इकोनोमाइजर के बीच में एक हीटर आता है, क्या नाम है उसका? HP हीटर. HP heater. High pressure heater. हाई प्रेशर हीटर्स. तो मतलब बीएफपी का जो डिस्चार्ज है, बीएफपी तो हीट एक्सचेंजिंग मटेरियल नहीं है, बीएफपी तो एक पंपिंग मटेरियल है. ये एक मटेरियल बोलना गलत है, मेरा इक्विपमेंट है. तो बीएफपी तो एक पंप करेगा. पंप में हो सकता है थोड़ा बहुत 2-4 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाता है, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्सेस की वजह से बढ़ जाता है. वो 2-4 डिग्री तो मैं वैसे ही निगलेक्ट मार देता हूँ. अब देखिए, मेन टेम्परेचर बीएफपी तो देगा नहीं. तो बीएफपी से पहले क्या है? डीएरेट. तो मतलब अगर एचपी हीटर्स पिक्चर में मतलब चार्ज नहीं है, अगर एचपी हीटर्स चार्ज नहीं है, तो इकोनोमाइजर टेम्परेचर, म्यूट करो, म्यूट की अथॉरिटी नहीं होती. अगर एचपी हीटर्स चार्ज नहीं है
तो पानी जो इकोनोमाइजर में इनलेट आ रहा है दैट वुड बी रफली इक्वल टू डीएरेटर का टेम्परेचर। यस सर। अब डीएरेटर का टेम्परेचर क्या होता है पानी का? 120 डिग्री सेल्सियस। इट्स रफली अराउंड 150 डिग्री सेल्सियस, 150 टू 165 डिग्री सेल्सियस बीएफपी का, ओ सॉरी डीएरेटर के पानी जो स्टोरेज होता है। 120 कौन बोला आपको? 210 मेगावाट में सर। 10 में 120 डिग्री होता है डीएरेटर में टेम्परेचर। 120 से 150 अराउंड ऐसे ही कुछ था। रफली 120 150 टू 160। 150। 120 कोई नहीं बोला होगा आपको, 150 बोला होगा, 165 बोल दिया होगा। मतलब 150 से 160 के बीच में टेम्परेचर होता है डीएरेटर का। तो मतलब अगर मेरा एचपी हीटर्स चार्ज नहीं है तो जो पानी का टेम्परेचर है इकोनोमाइजर पे वो रफली 150 160 डिग्री होगा। यस सर। अगर एचपी हीटर्स चार्ज हो गए तो जो पानी का टेम्परेचर है इकोनोमाइजर में जो एंट्री ले रहा है वो पहुंच जाता है रफली अराउंड 270 डिग्री, 250 260 270, डिपेंड कि लोड कितना है, कितने एचपी हीटर्स चार्ज हैं, बहुत सारा फैक्टर्स आता है, लेकिन रफली 250 से 350 डिग्री के टेम्परेचर के बीच में आ जाता है। समझ आता है इतना? यस सर। तो मतलब आप फ्लू गैस का टेम्परेचर कभी भी 150, मतलब अगर आपका इनलेट टेम्परेचर ही 150 डिग्री है तो आप जो इकोनोमाइजर से जो फ्लू गैस निकल रही होगी, चाहे आप कितनी देर भी फ्लू गैस को वहां रख लीजिए, कभी भी 150 डिग्री से नीचे नहीं हो पाएगी फ्लू गैस। और ये तब की बात कर रहा हूं जब आप बहुत देर तक फ्लू गैस को कांटेक्ट में रखेंगे, लेकिन बॉयलर में तो तुरंत फ्लो रहता है इस फ्लू गैस का। आई हीट हुई बाहर, सॉरी हीट किया, अपनी हीट दी, ठंडी हुई बाहर भागी। तो अगर आप एयर प्री हीटर नहीं लगाएंगे तो फ्लू गैस का टेम्परेचर हमेशा लगभग 200 250 300 डिग्री रहेगा हमेशा। अब मान लीजिए आपने एचपी हीटर्स चार्ज कर दिए तो इकोनोमाइजर में जो इनलेट टेम्परेचर का पानी है वो रफली 250 डिग्री मान लेते हैं, 250 के आसपास पहुंचता है, हम 250 ही मान लेते हैं। तो मतलब फ्लू गैस हमेशा 300 डिग्री पे रहेगी मोटा मोटा, जो एग्जिट ले रही है फ्लू गैस इकोनोमाइजर से। यस यस सर। यस। अगर Yes, 300 sir. डिग्री, आप 300 डिग्री का स्टीम, 300 डिग्री का फ्लू गैस एटमॉस्फेयर में उड़ा सकते हैं, दैट इज एन ह्यूज हीट लॉस। इसीलिए एयर प्रीहीटर पिक्चर में आ गया। समझ आया एयर प्रीहीटर आया क्यों? यस सर। जितना मैंने बोला, किसी को इसमें कोई डाउट है क्या? नो सर। ये नो मत करो, समझ आ रहा है तो यस या नो बोलो, अगर नहीं समझ आ रहा मैं दोबारा बताऊंगा। आ रहा है सर, आ रहा है। ये चीज आपकी बेसिक्स पहले ही क्लियर हो जानी चाहिए। दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ परफॉर्मेंस क्लास, ठीक है? नहीं आता तो आई टेल यू, मैं एक बार बोलोगे मैं एक बार बताऊंगा, 5 बार बोलोगे मैं 5 बार बताऊंगा। समझ आया आपको? आपको एयर प्रीहीटर की जरूरत क्यों पड़ी? यस सर। अब ये जो आपका एयर प्रीहीटर आया वो करता क्या है? एयर को हीट करता है सर। हीट करता है, वेरी गुड। एयर हीट क्यों चाहिए आपको? अब आपने बॉयलर पॉइंट ऑफ व्यू से समझ लिया कि अगर एयर प्रीहीटर नहीं होता तो 300 350 डिग्री की फ्लू गैस मेरे को एयर में, मतलब एटमॉस्फेयर में निकालनी पड़ रही होती। मेरे पास और कोई तरीका नहीं है। यस सर। अब ये तो हमने फ्लू गैस पॉइंट ऑफ व्यू, अब हमने एयर को हीट क्यों किया? क्या फायदा हुआ एयर को हीट करने से? कोर को बर्न करने में जो टेम्परेचर हेल्प हेल्प हो जाता है। मॉइस्चर को उड़ाने में हेल्प हो जाता है। ये कहाँ मॉइस्चर हटता है? मिल में सर। मिल में। तो मिल में गर्म हवा जाती है। ये सर प्राइमरी एयर उसको हीट करके आप लोग एक रूम में बैठे हैं क्या सब लोग?
मतलब इको ऐसा आ रहा है क्या? नो नहीं सर, सब अपने घर पे हैं सर। अच्छा, घर क्या वो खाली हो गया फरीदाबाद? हाँ सर। अच्छा, सॉरी। अच्छा ठीक है, तो एयर को गर्म किया, प्राइमरी एयर आया, सेकेंडरी एयर आया, सब कुछ आया। तो आपने प्राइमरी मतलब आपने मॉइस्चर हटाने के काम आ गया, ट्रांसपोर्ट करने के काम आ गया, थोड़ा सा कोयले को प्री हीट मामूली सा कर दिया है ताकि मतलब ऐसा ना हो कि एकदम से फ्लेम का टेम्परेचर गिरा दे। आपने सेकेंड एयर इसलिए लेके आए ताकि फ्लेम कंडीशन स्टेबल रहे, है ना। ये सब चीज आपने बिल्कुल परफेक्ट बोला, मेरे को कोई इशू नहीं। तो मतलब मोरलेस आपको एयर प्रीहीटर समझ आ गया, मतलब एयर साइड भी समझ आएगी, मेरे को एयर को गर्म करना है। फ्लू गैस समझ आएगा, मेरे को फ्लू गैस को ठंडा करना है, और पर्पस मेरा सॉल्व हो गया फ्री में। क्या मैं इसके लिए कोयला जला रहा हूँ एक्स्ट्रा? नो सर। नो सर। नो सर। तो मतलब एयर प्रीहीटर इज ओनली अ विन विन सिचुएशन फॉर मी, राइट। यस सर। अब बात करते हैं एयर प्रीहीटर की परफॉर्मेंस। अब ये परफॉर्म कैसे करता है, ठीक है। अब देखो, एयर प्रीहीटर तो आप लोगों ने क्लास सबका हो ही गया है। तो एयर प्रीहीटर मोरलेस ऐसा स्ट्रक्चर होगा, वो घूम रहा है। व्हाट इज द आरपीएम ऑफ एयर प्रीहीटर? मोटा मोटा 1 RPM। 1 RPM। सर। हाँ, 3-4 आरपीएम, 5 आरपीएम, 2 आरपीएम। हाँ, 4 आरपीएम इज अ गुड आंसर। 3 से 4 आरपीएम, 5 आरपीएम, इतना घूमता है। बट इट इज वेरी बल्की मटेरियल, है ना, बहुत भारी होता है। तो अब मैं क्या करूं? अब एक चीज समझो आप, मान लीजिए ये एयर प्रीहीटर है और ये घूम रहा है। अच्छा, बाय द वे, एयर प्रीहीटर इज अ रीजनरेटिव हीट एक्सचेंजर और अ रिक्यूपरेटिव हीट एक्सचेंजर? रिजेनरेटिव रिकूपरेटिव दोनों होते हैं सर। बोथ। अगर वो घूमने वाला एयर प्रीहीटर है इन विच रिजेनरेटिव। बास्केट, जहां पे वो हीट स्टोर कर लेता है, उसके बाद एयर जाती है और बास्केट से हीट एयर लेके चली जाती है। व्हाट टाइप ऑफ हीट एक्सचेंजर इज दिस? रिजेनरेटिव सर। रीजनरेटिव। परफेक्ट, इट्स रीजनरेटिव हीट एक्सचेंजर। अब एक चीज बताइए मेरे को, समझिएगा एक चीज ना, जस्ट गिव मी अ सेकंड। अगर मैं टॉप व्यू बनाऊं तो मेरे को हीट एक्सचेंजर कुछ कुछ ऐसा, मतलब सॉरी, एयर पीएच ऐसा दिखेगा कुछ कुछ। तो इसमें क्या है, यस सर। 180 डिग्री में फ्लू गैस फ्लू के गैस लिए सर। देता हूं, और पीए के लिए कितना देता हूँ? 72 डिग्री। 72 डिग्री। 73 डिग्री। 72, 73। और एफडी के लिए, एफडी मतलब ऐसा 108। 108 डिग्री, मतलब कुछ कुछ ऐसा। यस सर। यस यस सर। ठीक है, अब एक चीज समझिएगा, मतलब मैं एस को ऐसे काट के लिख देता हूँ, है ना। अब एक चीज समझिएगा, अब ऊपर से ये स्ट्रक्चर घूम रहा है, ऊपर से फ्लू गैस तो ऐसे ही आ रही है ऊपर से ना, ये स्ट्रक्चर घूम रहा है, तो मतलब फ्लू गैस पहले एयर प्रीहीटर को गर्म करके उसकी बास्केट गर्म कर देगी, और वो ठंडी होके एयर प्रीहीटर से फ्लू गैस बाहर भाग गई। अब उसके दौरान ये एयर प्रीहीटर ऐसा घुमा होगा, यहाँ से एयर आया, और एयर प्रीहीटर की मतलब बास्केट से गर्मी लिया, और एयर गर्म होके भाग गई बाहर। ऐसे ही घूमता रहेगा। मान लो मैंने ट्राई सेक्टर बनाया, ये बाई सेक्टर भी हो सकता है। जैसे 500 मेगावाट में जाओगे तो बाई सेक्टर होगा, मतलब 180 डिग्री फ्लू गैस, 180 डिग्री सेकेंडरी है, फिर 180 एक और एयर पीट हो, 180 डिग्री फ्लू गैस, 180 डिग्री प्राइमरी है। ऐसे करके आपको 4 हीटर मिल जाएंगे। यहाँ पे ट्राई सेक्टर तो डिपेंडिंग, ऐसा कोई परफेक्ट वो रूल नहीं है, क्योंकि बल्कीनेस जितना ज्यादा वो बढ़ता जाएगा तो बल्कीनेस बढ़ती जाती है एयर प्रीहीटर की, इसीलिए वो तो छोटे छोटे 4 लगा दिए, या बड़े 2 लगा दो। कैमरा बंद हो गया। मेरा कैमरा बंद हो गया? नहीं सर। नो सर, आ रहा है, दिख रहा है नो सर, आ रही दिख है, रहा है। आ रही। हाँ ठीक है, नहीं आ ये रहा चीज सर। समझ, मतलब दिस इज वेरी पेटी थिंग। अब एक चीज समझते हैं, अब देखो, अब इसमें सील्स भी होती हैं, आपने पढ़ा होगा, रेडियल सील्स, सरकमफ्रेंशियल सील्स, एक्सियल एक्सियल। से। तो रेडियल सील्स क्या होती हैं? अलोंग द रेडियस। सरकमफ्रेंशियल सील्स क्या होती है? अक्रॉस द सरकमफ्रेंस। एक्सियल क्या होती है? अलोंग द एक्सिस, ऐसे साइड में। अब एक चीज समझो,
मतलब दिस क्लास इज मोर लाइक, अरे यार कहाँ कैमरा बंद आ रहा है? क्या कैमरा बंद हो रहा है क्या? नहीं एक दो नहीं सर सर, नहीं सर, दिख रहा है सर। भी आ रहा है सर। अच्छा अच्छा, मेरा बात हो नहीं। रहा जरा इसमें दिख रहा है। एक बार डिस्कनेक्ट करके दोबारा कनेक्ट हो जाओ, मे बी कुछ नेटवर्क एरर होगा यार। अब एक चीज समझो, यहां पे अगर ये एक लाइन रहेगा तो समझ लो बहुत ज्यादा। हाँ एक चीज समझो, फ्लू गैस मेरे नेगेटिव प्रेशर पे है और जो यस ऐसे है सर। वो पॉजिटिव प्रेशर पे है, पीए भी पॉजिटिव प्रेशर पे है ना? कुछ कुछ ऐसा रहता है। तो अगर यहां पे कोई भी लाइन, अब ये मूविंग पार्ट है, ऊपर एक स्टैटिक पार्ट होगा, यहां एक्सिस ऐसे घूम रहा है ना, अब यहां पे कहीं ना कहीं सील्स देनी पड़ेंगे, अदरवाइज अगर देखो तुम्हें स्टैटिक पार्ट और एपीएच का मूविंग पार्ट में जगह थोड़ा सा छोड़ना पड़ेगा, बिकॉज एयर प्रीहीटर बल्कि है, एयर प्रीहीटर को कोल्ड में भी घूमना है, लाइट अप के दौरान भी घूमना है, और एकदम हॉट है, बॉयलर चल रहा है 24 घंटे से तब भी घूम रहा है, मतलब फॉर श्योर इट इज मेड अप ऑफ सॉलिड मटेरियल, पक्का से ही एक्सपेंड मारेगा, पक्का से बॉयलर भी मेरा एक्सपेंड होगा। तो मतलब कुछ ना कुछ बीच में गैप देना पड़ेगा। तो उसको अगर हम गैप दे देंगे तो होगा क्या, अगर ये मान लो यहाँ पे गैप है, क्या होगा, ये प्रेशर, पॉजिटिव प्रेशर वाली एयर फ्लू गैस के साथ मिक्स होगी और पॉजिटिव वाली यहां भी फ्लू गैस के साथ मिक्स होगी। यस और नो? तो अगर ये फ्लू गैस के साथ मिक्स हो गई तो क्या होगा, आपका एयर पीएफ, मान लो पीएफएन से मिक्स हुई एफडी में, पीएफएन से मिक्स हुई फ्लू गैस में, तो क्या होगा, मान लो 10 केजी एयर मिक्स हो गई, वो क्या रहा है, मान लो आपको 300 किलोग्राम हवा, 300 टन हवा चाहिए थी मिल के लिए, तो आपको पीएफएन अब 310 टन को प्रोवाइड करेगा, तो मतलब पीएफएन का करंट बढ़ गया। अब ये 310 टन, 10 टन एक्स्ट्रा जो हवा लीक हो रही है ये फ्लू गैस में मिल जाएगी, तो फ्लू गैस का टेम्परेचर पहले ही गिरा देगी, प्लस 10 टन, अभी फ्लू गैस मान लेते हैं 500 टन निकल रही थी, अब क्या होगा, आईडी फैन पहले 500 टन के हिसाब से करंट खींच ले रहा था, अब क्या होगा, उसको 510 टन के हिसाब से चलना पड़ेगा। तो एक तरीके से ऐसा नहीं हुआ कि आपका ये जो हवा है 10 टन, पीएफएन ने भी एक्स्ट्रा करंट ले लिया, ऊपर से उसने फ्लू गैस का टेम्परेचर गिरा दिया, प्लस आईडी फैन ने भी करंट 10 एम्पियर एक्स्ट्रा खर्च, 10 टन के करस्पॉन्डिंग जो भी इतने भी एम्पियर करंट आए, तो मतलब एक तरीके से आपका लॉस हो गया, प्लस हीट ट्रांसफर भी लॉस हुआ, क्योंकि 10 टन एक्चुअली हीट लेके वापस से फ्लू गैस में मिल गई, अगर वो नहीं मिलती तो एक्स्ट्रा जो हीट थी वो 1 डिग्री या आधा डिग्री या चौथाई डिग्री आपका पीए का टेम्परेचर बढ़ सकता था और मिल में अच्छा काम कर सकती थी, या एफडी का मतलब सेकेंडरी ईयर का भर सकता था, कंबशन में और अच्छा काम कर सकती थी। तो मतलब ये हुआ कि एयर प्रीहीटर में लीकेज नहीं होना चाहिए, लीकेज हुआ तो आपका एफिशिएंसी गिरेगी। एयर देखो हीट एक्सचेंजर हमेशा वैसे एफिशिएंसी बोल देते हैं, हीट एक्सचेंजर जैसे एफिशिएंसी होती है, इट्स एफिकेसी, ठीक है, लेकिन जनरली वो ना एफिशिएंसी बोल देते हैं। एक्चुअली द प्रॉपर वर्ड फॉर एन हीट एक्सचेंजर इज एफिकेसी या इफेक्टिवनेस, हीट एक्सचेंजर इफेक्टिवनेस, लेकिन ठीक है जनरल में एफिशिएंसी बोल देते हैं तो बोल दो। अब क्या हुआ कि ये जो आपका एयर प्रीहीटर है उसमें आपको मूविंग पार्ट और स्टैटिक पार्ट में जगह भेज, लेकिन आप जैसे ही जगह भेज रहे छोड़ रहे हो, आपका प्राइमरी एयर फ्लू गैस के साथ मिल जा रहा है, आपका सेकेंडरी एयर फ्लू गैस के साथ मिल जा रहा है। अब क्या करूं मैं तो फंस गया। अब मैंने इसी के लिए निजात किया सील्स, कि भाई थोड़ी थोड़ी फ्लेक्सिबल, सेमी फ्लेक्सिबल सील्स यहां सब जगह लगा दो, तो क्या होगा, जब ये मूविंग पार्ट स्टैटिक पार्ट पोर्शन मूव करेगा तो सील्स इन दोनों के मूवमेंट को रोक देगी। लेकिन अब सील्स हैं, सील्स स्टैटिक पार्ट को छुएंगी। अब एयर प्रीहीटर ऐसा तो है नहीं कि 1 घंटा चला लिया या 2 घंटे चला लिए, इसको चलना है सालों साल, तो धीरे धीरे करके ये सील्स डैमेज, इरोड हो जाती हैं।
आप कोई सी भी चीज से लो, जनरली एक्सियल में इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आता, जनरली ये रेडियल और ये सर्कमफ्रेंशियल। मैं बताऊंगा किस किस का कितना कितना रेशियो है, वो पीपीटी में भेज दूंगा, तो उसकी चिंता ना करो। कोई भी मेरे को एक बार कॉल कर दे, कोई भी बंदा, मैं उसको व्हाट्सएप या मेल जो भी है कर दूंगा। तो ये दोनों की दोनों सील्स होने वाली हैं डैमेज। तो जैसे ही डैमेज होगा मेरा फ्लू गैस का टेम्परेचर गिरना स्टार्ट हो जाए। क्यों? क्योंकि प्राइमरी एयर और सेकेंडरी एयर ठंडी ठंडी फ्लू गैस में मिलना स्टार्ट हो चुकी हैं। समझ आ रहा है इतना? हाँ सर। अब बात करते हैं अपन, अब चलते हैं पीपीटी की ओर ना। अब पीपीटी से कुछ कुछ समझने की कोशिश करते हैं। तो मैं क्या करूं, मैं इसमें रीजॉइन कर लेता हूं इससे इसको। ये प्रेजेंट नाउ, ये स्क्रीन शेयर, शेयर स्क्रीन दिख रहा है सबको? यस सर। ये सब दिख रहा है। अब देखो, ये पीपीटी भेज दूंगा, तो मतलब कोई पीपीटी वाली चीजें नोट करने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा एयर प्रीहीटर होता है, रोटरी रीजनरेटेड हीट रिकवरी सिस्टम, है ना। अब ये सब आपको पता ही है, हॉट गैस, कूल गैस, कोल्ड एयर, हॉट एयर। इसमें तो कोई एक्सप्लेन करने का कोई जरूरत नहीं है। एक बार पढ़ लीजिए, अगर एक्सप्लेन करना होगा तो मैं कर दूंगा, अदरवाइज इसमें कोई जरूरत तो है नहीं, क्योंकि आप लोग एयर प्रीहीटर पढ़ चुके हैं। फिर भी पढ़ लीजिए। समझ आया? हेलो, यस सर। आई गेस इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, तो बड़ा मतलब सिंपल सी चीज है। सर सील्स बास्केट से एक्सटेंडेड होके हाँ, क्या कह रहे थे? सील्स आपने जो बोला, मतलब जो ये रेडियल सील्स ना, जो आपने बोला कि एक्सटेंड होके अपने स्टेशनरी पार्ट को टच कर दिए बास्केट से। हाँ, ओके। नहीं रेडियल, देखो कुछ इसमें अंग्रेजी थोड़ा पढ़ो। रेडियल इज अलोंग द रेडियस, circumferential seals are across the circumference, axial seals are across the axis। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, मतलब सील्स आर सील्स ना, ऐसा कुछ नहीं है। नॉमेनक्लेचर क्या होता है पावर प्लांट में? पावर प्लांट वालों के पास अकल तो है नहीं, वो जैसा देखते हैं उसका नाम डाल देते हैं। हाई, जिसमें हाई प्रेशर हीटर्स, लो प्रेशर हीटर्स, समझ रहे हैं? पावर प्लांट वालों के पास अकल नहीं है बिल्कुल, वो एक होते हैं गंवार इंजीनियर टाइप, मतलब अपना काम चल जाए बस, इससे ज्यादा नहीं चाहिए मेरे को कुछ भी। ठीक है, समझ आया इतना? यस सर। अब देखो, पहले इससे पहले एक और मैं ये पढ़ो पहले। एयर हीटर्स फैक्टर्स अफेक्टिंग परफॉर्मेंस इंक्लूड ऑपरेटिंग एक्सेस एयर लेवल्स, PA by SA ratio, inlet air by gas temperature, coil moisture, air ingress levels, upstream ash evacuation, soot blowing, number of mills in service and maintenance practice। अब हम एक एक करके इन सब बारे में बात करते जाएंगे। पहले मेरे को कोई बताएगा, फैक्टर अफेक्टिंग परफॉर्मेंस इंक्लूड ऑपरेटिंग एक्सेस एयर लेवल, इससे मेरे को एयर प्री हीटर में जो उसका परफॉर्मेंस है कैसे इफेक्ट करेगा? हम इसी स्लाइड को लेके भी बहुत मतलब आधा घंटे के आसपास बात करेंगे, सिर्फ यही स्लाइड को लेके। सर जो एक्सेस एयर कंबशन के लिए जा रही है सर, वो अगर
क्वांटिटी में ज्यादा हो गई तो सर हम हमारा कंबशन जो बॉयलर के अंदर कंबशन हो रहा है उसमें सर इफेक्ट करेगा कंबशन प्रोसेस को। इसलिए सर जो एक्सेस एयर को हीट करके हम भेजेंगे वो सर एक्यूरेट क्वांटिटी में होनी चाहिए। अगर ज्यादा हो गई तो क्या हो जाएगा? सर बॉयलर में जो कंबशन फ्लेम है सर वो डिस्टॉर्ट हो सकती है सर, और CO2 का सर बनना ज्यादा हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड बनना शुरू हो जाएगी सर। नहीं, समझो आप, एक्सेस एयर क्यों जरूरी है? क्योंकि मेरे को टर्बुलेंस ज्यादा कराना होता है, क्योंकि बॉयलर मेरा एक कन्फाइंड स्पेस है, तो उसके अंदर अगर प्रॉपर एयर कोल की विसिनिटी में हमेशा अवेलेबल रहो, इसीलिए मेरे को थोड़ा सा एक्सेस एयर में देता हूँ सिस्टम में। अब आप देखो, ये जो एक्सेस एयर है, डज इट टेक पार्ट इन कंबशन? नो, बिकॉज मान लो 1 किलोग्राम कोयला जलाने के लिए मेरे को 4-4.5 किलो हवा चाहिए, मान लो 5 किलो हवा चाहिए, तो यार अगर मैं 6 किलो हवा दे दूंगा तो ऐसा तो नहीं है ना कि कोयला 6 किलो हवा खा जाएगा। कोयला तो अभी भी 5 ही किलो हवा खाएगा, राइट? लेकिन अब जो 1 किलोग्राम हवा एक्स्ट्रा दी, वो क्या कर रही है? वो सिर्फ हीट हो रही है, कंबशन में हेल्प कर रही है, ताकि मान लो देखिए 10 तरह के एयर के पार्टिकल्स हैं आपके पास, 10 में से आपको पता है कि मान लो 12 हैं, 8 ही 10 जलने वाले हैं, 2 नहीं जलेंगे। अब आगरा जले या बॉम्बे जले या मतलब ABCD कोई सा भी पार्टिकल चले, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपको क्या मिलेगा बॉयलर के एग्जिट पे कि भैया मेरे कार्बन ने 10 पार्टिकल एयर के खा लिए, 2 पार्टिकल छोड़ दिए। अब वो 2 पार्टिकल कोई भी हो सकते हैं, वो आगरा कलकत्ता हो या दिल्ली फरीदाबाद, कोई भी 2 पार्टिकल रह गए हो। अब आप समझो आपने 12 पार्टिकल की जगह 14 पार्टिकल दे दिए एयर के बॉयलर के अंदर, तो मतलब क्या हुआ? अब एयर प्री हीटर में 12 की जगह 14 पार्टिकल हवा के जाएंगे, यस और नो? यस सर। यस सर। अब वो 14 पार्टिकल गर्म होंगे, 14 के 14 ही, यस सर। यस सर। लेकिन आपको चाहिए थे 10, लेकिन एक्सेस एयर का कंसेप्ट होता है तो 12। अब ये जो 2 पार्टिकल एक्स्ट्रा गए, उनके लिए कोयला तो आपने मतलब फ्लू गैस का टेम्परेचर तो इन और आउट तो कुछ बदलता नहीं, वो तो कोयले पे डिपेंडेंट है। तो ये जो Yes. 2 एक्स्ट्रा हीट चाहिए उनको, जो 35 डिग्री वाले जो एटमॉस्फेयर से आए हैं, उनको हीट अप होके वो एयर से हीट पकड़ लेंगे, तो मतलब नेट आउटपुट जो एयर का होगा वो कम हो जाएगा, नेट आउटलेट टेम्परेचर फ्रॉम एयर प्रीहीटर। Yes. आपने एयर प्रीहीटर क्यों लगाया था? आपको एयर अच्छी तरीके से गर्म करनी थी, ताकि आप इफेक्टिवली हीट को फ्लू गैस से आप एक्सट्रैक्ट कर पाए और मेरी एयर फर्स्ट क्लास गर्म हो जाए। लेकिन क्योंकि आपने जरूरत से ज्यादा एक्सेस एयर दे दी, तो आउटलेट टेम्परेचर ऑफ एयर, जो मतलब जो हीटेड टेम्परेचर, जो हॉट एयर का जो टेम्परेचर है, वो कम होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप तो एयर प्रीहीटर को दोष देना स्टार्ट करने, देखो सर एयर प्रीहीटर मेरा बढ़िया तरीके से काम नहीं कर रहा, इसकी इफेक्टिवनेस कम हो गई। क्यों? क्योंकि इसका जो हीट करने की क्षमता थी वो कम हो गई है। लेकिन एक्चुअली आपने खुद गलती किया कि जरूरत से ज्यादा उसके अंदर एयर पास कर दी। समझ आ रहा है ये चीज? तो व्हेनेवर जितना भी एयर प्रीहीटर के मास फ्लो के लिए डिजाइन है वो एयर की, अगर आप उससे जरूरत से ज्यादा एयर देंगे तो आपका जो एग्जिट टेम्परेचर है हॉट एयर का, वो गिर जाएगा। इसीलिए हमेशा एक्सेस एयर को ज्यादा नहीं देना है। समझ आया ये बात? Yes sir. यस सर। ये तो मैं एयर प्रीहीटर को लेके बात कर रहा हूं। अगर मैं यही बॉयलर कंबशन को लेके बात करूं एक्सेस एयर की, अब आप देखो आपने क्या किया। मान लो जो 2 एक्स्ट्रा कण थे हवा के, वो आप कितने टेम्परेचर पे लाए होगे बाहर से? 15-20 डिग्री से। फिर आपने वो 2 एक्स्ट्रा एयर को टीए फैन या एफडी फैन से पंप किया, मतलब कंप्रेस किया होगा, वहां बिजली खर्च हो गई। उसके बाद आपने बाकी एयर प्रीहीटर से पास किया, तो आपके सारा टेम्परेचर जो एग्जिट टेम्परेचर बाकी 10 कण का जो 200-250 पहुंचना चाहिए, आपकी वजह से वो 2 एक्स्ट्रा कण आ गए, इसकी वजह से हो सकता है 2 डिग्री कम हो गया।
तो अब एंटायर हवा के टेम्परेचर क्या होगा, 248 जाएगा। तो कंबशन में सारा का 2 डिग्री कंबशन का टेम्परेचर गिर गया। प्लस ये जो आपने, मैं सिर्फ वही 2 कण की बात करूंगा एक्स्ट्रा। अब ये 2 कण आपके कंबशन में थोड़ा ठीक है, उसने क्वेंचिंग थोड़ा सा ठंडा करने का कोशिश किया। अब क्या होगा, 2 कण तो वो कंबशन में तो पार्ट लेंगे नहीं, तो क्या होगा उनका, वो फ्लू गैस के साथ मिल जाएंगे और वापस से फ्लू गैस के साथ घूमते 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 एयर प्री हीटर के पास आ जाएंगे। फ्लू गैस के साथ आएंगे या नहीं आएंगे, मतलब सारा फ्लेम में घुस के सुपर हीटर, सुपर हीटर, प्लेटन सुपर हीटर, LTSH, इकोनोमाइजर के बाद फ्लू गैस वाली साइड एयर प्री हीटर में आ जाएंगे और एयर से अपनी हीट एयर को दे भी देंगे, जो नई एयर आ रही है। उसके बाद वो ESP में जाएंगे, फिर वो बाहर निकल जाएंगे। बाहर कितने टेम्परेचर में निकलती है फ्लू गैस? 140 डिग्री 140 डिग्री से ऊपर 120 130 डिग्री 120 हाँ 110 से 120 125 तक। अब आपने क्या किया, वो जो 2 एक्स्ट्रा कण हवा के लेके आए थे, एक्स्ट्रा पार्टिकल्स या एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल, आपने कोयला इसीलिए जलाया ताकि मैं उसको 35 डिग्री पे इनलेट लेके, मतलब 20 30 25 जो भी एम्बिएंट टेम्परेचर है उसको इनलेट लेके आए और 120 डिग्री पे बाहर निकाल दिए। किया या नहीं किया आपने बेवकूफी? अपना बेवकूफी समझ आया आपको? यस सर। तो आपने जो कोयला जलाया वो पानी के लिए नहीं जलाया, आपने वो कोयला जलाया ताकि 2 कण में 20 डिग्री पे लूं और 120 डिग्री पे निकाल दूं। मतलब आप हवा को गर्म करने के लिए कोयला जला रहे थे। दिस इज द प्रॉब्लम व्हेन वी हैव मोर देन सफिशिएंट एक्सेस एयर लेवल। एयर प्रीहीटर में उतना इफेक्ट नहीं दिखता, ठीक है लॉसेस हैं, बट मेजरली लॉसेस हमारे कंबशन में आते हैं। डिड यू गेट माय पॉइंट? यस सर। यस सर। चलो अगला आता है PA/SA रेशियो। अब आप एक चीज देखो, ये जो PA/SA रेशियो, एक मिनट रुको मैं इसका वीडियो ऑन कर लेता हूँ ना, इसका आप स्क्रीनशॉट लेके रख लो ना। मैं एक बार वीडियो पे, मोबाइल से वीडियो पे आता हूँ, वो एक अच्छा समझ आएगा इसमें। तो फिर इसका फोटो लेके रख लो, है ना, ताकि मैं एक एक करके एक्सप्लेन करता जाऊंगा सारा। कहाँ है लिंक? आदित्य ये रहा। हाँ इसमें अच्छा समझ आएगा। इसको मैं एक बार थोड़ा सा बड़ा कर लूं। ठीक है, ये समझ आ गया। मैं इसको, अगला है PA/SA रेशियो। तो PA/SA रेशियो में क्या प्रॉब्लम है, अगर आपने ये रेशियो बदला तो ये जो एयर प्री हीटर में तो डेजिग्नेटेड जगह है ना कि यहां से ऐसे जाएगा और यहां से PA जाएगा। अगर आपने उसकी क्वांटिटी ही बदल दी तो क्या होगा, PA ज्यादा, अगर मान लो आपने PA में कम भेजा तो PA का टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा, ऐसे का टेम्परेचर कम हो जाएगा, तो वो कम प्रॉब्लम करेगा। प्लस आप ये देखो, कभी भी ये जो एयर प्री हीटर घूमता है, ऐसा नहीं है कि ये क्लॉकवाइज घुमाओ या एंटी क्लॉकवाइज, नो, इसका एक तरीका है। पहले फ्लू गैस हीटिंग पाथ में आएगी, उसके बाद ये बास्केट सेकेंडरी एयर में जाएगी, फिर ये बास्केट प्राइमरी एयर में जाएगी। ऐसा नहीं है कि मन से कुछ भी घुमा लो, नो। अगर ये मेरी एक बास्केट है, मान लो ये बास्केट है, पहले ये फ्लू गैस देखेगी, उसके बाद सेकेंडरी एयर देखेगी, फिर ये प्राइमरी एयर देखेगी। तो अगर आपने इसका इम्बैलेंस कर दिया तो हो सकता है सेकेंडरी एयर ज्यादा निकल गई तो इस बास्केट को ठंडा कर दिया, प्राइमरी एयर में इस बास्केट के बाद उतनी हीट ही नहीं है कि वो कोयले मतलब एयर को उतना गर्म कर देगी मॉइस्चर निकल पाए। या मालूम पड़ा आपने सेकेंडरी एयर बहुत कम दिया तो जो कंबशन वाली एयर ठंडी रह गई, और अब अगर आपने इससे हीट कम ली है बास्केट से तो क्या होगा, उसमें से प्राइमरी एयर जाएगी, तो प्राइमरी एयर इतनी हीट हो गई कि मिल में आपको कोल्ड एयर खोलना पड़ रहा है। समझ रहे हैं बात को? तो जनरल PA/SA का रेशियो एक रेंज होता है 1.25 2.2 से 1, जो भी हो 1.8 to 1, उसी रेंज में ही चलना है, अदरवाइज आपको एयर प्रीहीटर का परफॉर्मेंस फर्क
एयर प्रीहीटर में ठीक है, इसको हीट नहीं दिया तो उसको हीट दे दिया, एट लास्ट एयर प्रीहीटर तो हीट दे देगा, लेकिन जिस पर्पज से आपने एयर प्रीहीटर लगाया था वो पर्पज सॉल्व नहीं होगा, वो पर्पज डिफीट हो गया। अब एक आता है इनलेट एयर और गैस टेम्परेचर। ऑब्वियसली अगर आपने अभी ठंड वाले मौसम में एयर लेके आ गए तो अभी बाहर का टेम्परेचर का एयर है 10 डिग्री या 12 डिग्री, और एक प्रॉपर आप गर्मी में एयर लेके आ रहे हैं जब टेम्परेचर है 40 डिग्री, 42 डिग्री, 45 डिग्री, तो आपको नहीं लगता एयर टेम्परेचर में फर्क, उसके एयर प्रीहीटर के इफेक्टिवनेस में फर्क पड़ेगा? लीकेज ना भी हो तब भी वो एयर प्रीहीटर की एफिशिएंसी गिर जाएगी, ठंडों में गिरती है, लेकिन क्या कर सकते हो, कुछ नहीं। मालूम पड़ा आपने मॉइस्चर वाली एयर लेके आ गए, तो अब मान लो बरसात के टाइम आपने ह्यूमिड एयर लेके आ गए, तो क्या होगा, ह्यूमिड को एयर के साथ साथ वो पानी भी, मॉइस्चर भी थोड़ा थोड़ा हीट अप होगा, लेकिन क्या कर सकते हो, यू कैन नॉट डू एनीथिंग। ऐसे तो नहीं कि डिह्यूमिडिफायर लगा दोगे, सारी हवा में से मॉइस्चर निकाल दोगे, वो पॉसिबल ही नहीं है, कॉमर्शियली पॉसिबल नहीं है। अब मान लीजिए गैस का टेम्परेचर लाइट अप के दौरान गैस का टेम्परेचर बहुत कम है, तो क्या कर सकते हो, कुछ नहीं, इसलिए आप स्कैप लेके आते हो। मालूम पड़ा आपका इकोनोमाइजर या कहीं पे भी हीट एक्सचेंज इतनी बढ़िया तरीके से नहीं हो रही, तो क्या होगा, इनलेट टेम्परेचर गैस का बढ़ जाएगा। एयर प्रीहीटर जो डिजाइन है 350 का फ्लू गैस लेने के लिए, वहां 400 डिग्री का फ्लू गैस आएगा, तो क्या होगा, एग्जिट टेम्परेचर भी बढ़ेंगे। आप एयर प्रीहीटर को दोष देना स्टार्ट कर देंगे, सर देखो एयर प्रीहीटर मेरा बेकार है, 150 डिग्री का एग्जिट लेना चाहिए, 140 का एग्जिट लेना चाहिए, वो मेरे को 200 का एग्जिट दे रहा है फ्लू गैस टेम्परेचर। तो भाई मैं बोलूंगा सर आप गलत देख रहे हैं, आप ये भी तो देखिए कि इनलेट टेम्परेचर जो 350 पे आना था वो 450 पे आ रहा है, तो एयर प्रीहीटर की कहां गलती। अब क्या एयर प्रीहीटर उतनी इफेक्टिवली हीट ट्रांसफर कर पाएगा, नहीं। मान लीजिए आपने एयर फ्लू गैस का इनलेट टेम्परेचर दिया 250 डिग्री, तो एग्जिट टेम्परेचर अभी भी 110 120 के आसपास ही रहेगा, लेकिन क्या होगा, क्या उतनी हीट इफेक्टिवनेस, उतनी हीट इफेक्टिवली क्या वो ट्रांसफर हो रही है, नहीं। समझ आ रही है ये बात? यस सर। अगला आता है कोयल मॉइस्चर। ये तो मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोयल मॉइस्चर, जो भी मॉइस्चर होता है वो हटता नहीं है, वो सिर्फ इवापोरेट होता है प्राइमरी एयर से। ऐसा नहीं है कोयल मॉइस्चर उड़ के चलो भैया बाहर निकल जाते हैं सिस्टम से, नहीं, ये मॉइस्चर सिस्टम में ही रहता है, फ्लू गैस के संग ही जाता है, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ गया। अब क्या होगा, ये जो फ्लू गैस अगर मॉइस्चर वहां जाएगा एयर प्रीहीटर में, फ्लू गैस जो जिस इफेक्टिवली जो हीट ट्रांसफर कर रही थी, बास्केट को गर्म कर रही थी, क्या वो मॉइस्चर उसके साथ तो आ ही रहा है फ्लू गैस के साथ, क्या वो मॉइस्चर उतना इफेक्टिवली हीट ट्रांसफर कर सकता है बास्केट को, नहीं। हो सकता है कंडेंस ही हो जाए, हो सकता है, मेरे को क्या पता, चांसेस कम है, लेकिन होने को तो हो सकता है। इसलिए अगर कोल का मॉइस्चर ज्यादा है, सॉरी मॉइस्चर कोल में ज्यादा है, तो आपका एयर प्रीहीटर की एफिशिएंसी भी गिरना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि बास्केट के अंदर वाटर ड्रॉपलेट्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे आप सूट ब्लोइंग कर लीजिए, कभी कभी क्या होता है जब लाइट अप के दौरान, रनिंग में तो इतना प्रॉब्लम नहीं आता, लेकिन लाइट अप के दौरान या फिर रनिंग में ही बोलो, आपकी ऐश जाके एक्यूमुलेट हो जाती है एयर प्रीहीटर की बास्केट में। क्यों? क्योंकि ऊपर से जब आ रहा है फ्लू गैस, तो क्या होता है, मतलब ऊपर से आया इकोनोमाइजर के बाद फ्लू गैस का डायरेक्शन बदलता है, तो जैसे ही डायरेक्शन बदलता है तो फ्लू गैस जहां पे डायरेक्शन बदलता है, क्या होता है, जैसे आपने वॉशिंग मशीन देखी है, तो क्या होता है, जैसे ही वॉशिंग मशीन चला रहे हो तो भारी वाला पार्टिकल बाहर की तरफ भागता है, तो मान लेते हैं डायरेक्शन बदल गया, तो क्या होगा, फ्लू गैस में जो ऐश कंटेंट है वो बाहर की तरफ आ जाता है, तो कुछ कंटेंट निकल गया बाहर, लेकिन मान लो वो ऐश हॉपर ही भर गया, तो क्या होगा, फ्लू गैस कैरी ओवर होंगी, फ्लू गैस में फ्लाई ऐश कैरी ओवर होगी, और क्या होगा, वो बास्केट में चिपकना स्टार्ट कर देगी। तो आप क्या करें, ऐश एक्यूमुलेशन होना स्टार्ट हो जाता है आपकी बास्केट में। या हो सकता है लाइट अप के दौरान सूट बनता है, अनबर्न्ड पार्टिकल्स का सूट, अनबर्न्ड पार्टिकल सूट बन जाता है, वो आपकी बास्केट पर चिपक जाए, तो क्या उस बास्केट में आप फ्लाई गैस जा सकती है, नहीं, क्योंकि वो चोक हो गई है, जा ही नहीं पा रही। तो क्या फ्लू गैस सारी बास्केट को गर्म कर पाएंगी, नहीं। तो अगर बास्केट को ही नहीं गर्म कर पा रही, तो क्या वो एयर को गर्म कर पाएगी बास्केट,
नहीं, आपकी फ्लू गैस की, आपकी एयर प्रीहीटर की एफिशिएंसी गिर गई। अब मान लेते हैं अगर जो जितना इकोनोमाइजर से पहले जितना ऐश कलेक्ट निकल जाना था वो नहीं निकला, तो क्या होगा? सारा का सारा ऐश कहाँ आएगा? एयर प्रीहीटर में आएगा, चोक करेगा। उतना सरफेस एरिया बचेगा ही नहीं एयर प्रीहीटर में फ्लू गैस के लिए। बाकी सब जगह तो फ्लाई ऐश आ गई, तो जगह सरफेस एरिया ही बड़ा। एयर प्रीहीटर क्यों बड़ा होता? ताकि सरफेस एरिया बढ़े, खूब सारी जगह फ्लू गैस आती रहे, गर्म कर दे सबको। लेकिन मान लो इस सेक्शन में ऐश आ गई है, तो क्या ये सेक्शन कभी भी गर्म हो पाएगा? फ्लाई ऐश, फ्लू गैस आ सकती है इसके अंदर? नहीं। तो क्या इसमें से जब हवा जाएगी तो क्या ये हवा गर्म होगी? नहीं। तो आपने कम हवा गर्म कर पाए, तो मतलब फ्लू गैस का जो एग्जिट टेम्परेचर है एयर प्रीहीटर से वो बढ़ जाएगा। आप बोलेंगे कि एयर प्रीहीटर इफेक्टिव ही नहीं है मेरा, लेकिन गलती आपकी थी, आपने ऐश हटाया नहीं पूरा पूरा, मतलब जितना उसके लिए डिजाइन है। हो सकता है जैसा अगला पॉइंट है सूट ब्लोइंग, तो क्या करते हैं अपन, वो स्टीम लेके आते हैं कुछ पोर्शन बाद, स्टीम ब्लो करा देते हैं ताकि जितनी भी गंदगी अगर एयर प्रीहीटर में आ गई है सब साफ हो जाए। हाँ ठीक है, सूट ब्लोइंग के दौरान एयर प्रीहीटर की एफिशिएंसी गिरती है, यस बिल्कुल गिरती है, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ। लेकिन क्या करोगे, सफाई तो करनी है ना। अब जैसे मेरे को घर में बहुत गर्मी लग रही हो, पंखा चला के रख रहा हूँ, लेकिन जब झाड़ू लग रही है तो पंखा तो बंद करना, उस टाइम तो गर्मी में रहना ही पड़ेगा। क्यों? मेरे बेटरमेंट के लिए, कि भैया मेरा घर साफ रहेगा। तो आपको सफाई के दौरान एयर प्रीहीटर की एफिशिएंसी गिरेगी, बिल्कुल गिरेगी, मैं बिल्कुल एक्सेप्ट करता हूँ। लेकिन एक दिन 2 दिन के लिए एफिशिएंसी सुधरी रहेगी। समझ आई ये बात? यस सर। अब अगला आता है नंबर ऑफ मिल्स इन सर्विस। अब नंबर ऑफ मिल्स इन सर्विस से देखो मेरे को ये पॉइंट थोड़ा सा अजीब लगता है, नंबर ऑफ मिल्स इन सर्विस, रेदर आई शुड से इज कोल फ्लो और एश कंटेंट इन कोल फ्लो। मेरे को ये पॉइंट थोड़ा मतलब अजीब सा लगता है नंबर ऑफ मिल्स इन सर्विस का। अब मान लेते हैं आपका लोड चल रहा है 200 की मशीन है, 210 की मशीन है, आपका लोड चल रहा है मान लो 150 मेगावाट, तो 3 साढ़े तीन मिल चल रही, 3.5 मतलब चल तो 4 ही मिल रही होंगी, बट लेकिन पार्शियल लोडिंग हो रही होगी सबकी, तो एक पर्टिकुलर कोल्ड कंटेंट आ रहा होगा। अब यही मशीन मान लो 210 मेगावाट चल रही है, तो मतलब चारों मिल फुल लोड चल रही होंगी। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना कि कोयला ही गंदा हो, तो हो सकता है आपको 210 मेगावाट के लिए 5 मिल चलानी पड़े। क्यों? कोयला गंदा है, उसमें जीसीबी नहीं है, एश कंटेंट ज्यादा है। तो जैसे ही आपका कोल फ्लो बढ़ता है तो करस्पॉन्डिंगली एश फ्लो भी बढ़ जाएगा। एश फ्लो बढ़ेगा तो फिर वो एश आपको बास्केट में जगह घेरेगा, जगह घेरेगा तो आपकी इफेक्टिवनेस कितना स्टार्ट हो जाएगी। तभी नंबर ऑफ मिल्स एंड सर्विसेज अच्छा, मतलब ठीक है, मतलब आप लिटरल उसका मीनिंग निकालेंगे तो गलत है, लेकिन अगर आप समझना चाहें, कोल फ्लो से इसको लिंक करना चाहें तो परफेक्ट है। समझ आया इतना? सर पीए और ये एसए का जो रेशियो है वो क्या क्वांटिटीज का रेशियो है, मतलब मास फ्लो रेट क्या है, फिर वॉल्यूमेट्रिक फ्लो? मास फ्लो रेट। ओके। मान लो आपका टर्न जनरली 1:1.8 to 1 होता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, या आप लोगों को जब कंबशन थ्योरी पढ़ाई गई होगी तब ये बताया गया होगा कि पीए टू एसए रेशियो क्या रहता है। ऐसे हमेशा ज्यादा रहता है एज कम्पेयर टू पीओ पी। तो फिर 1 से ज्यादा कैसे हो रहा है रेशियो, अगर ऐसे ज्यादा है तो? मान लो ऐसे, ठीक है, तो पीए टू एसए रेशियो लेस देन 1 है अच्छा ठीक है सर। यार, मतलब उतना डीप हाँ एसए इज ऑलवेज ग्रेटर देन पीए। तो वही सर, सेकेंडरी, मतलब 108 डिग्री रहता है ना, आपने 1.8 बोल रहे थे तो मैं कंफ्यूज हो गया। अच्छा, माय बैड, मैं गलत बोल गया। मैं हमेशा, अच्छा मैं देखा भी नहीं कि पीए टू एसए रेशियो, मैं आई ऑलवेज सेज दैट एसए टू पीए रेशियो, because secondary air is always higher quantity wise as compared to PA. ओके सर। कंबशन एयर इज हमेशा ज्यादा होता है एज कंपेयर टू प्राइमरी एयर। जब मैं कंबशन थ्योरी पढ़ाता हूं मैं इसमें हमेशा ये बताता हूं कि ऐसे क्यों ज्यादा होता है। देयर इज अ पर्टिकुलर रीजन। आप एयर भी एक ही लेके आ रहे हो, एटमॉस्फेयर में एयर का डिफरेंशिएशन तो है नहीं कि ये मेरी प्राइमरी एयर रहेगी, ये मेरी सेकेंडरी एयर रहेगी, एयर तो एक ही होती है। तो मैं क्यों ऐसे लेके आऊं, मैं सब कुछ पीए से भेज देता हूं। समझ आ रहा है क्वेश्चन मेरा? यस यस सर।
मैं क्यों ऐसे देख दूं यार? मैं बड़े बड़े फैन लगा लेता हूँ, मेरे को 2 पीए फैन लगे हैं, ठीक है, मैं 3 पीए फैन लगा लेता हूँ बड़े बड़े। मैं नहीं लगा रहा ऐसे, और ये 180 डिग्री दोनों कर देता हूं, ताकि एकदम गर्म रहे मेरी ये हवा। सेकेंड ईयर का फंडा ही खत्म, भाड़ में जाए। बट वो नहीं हट सकती, अदरवाइज आपका इरोजन, बहुत सारी चीजें आती है, वो एक सेपरेट क्लास है। वो मजा आता है, वो कंबशन थ्योरी इज अ वेरी गुड थिंग, वो जो मजा आता है कंबशन थ्योरी, बहुत सारे फंडे क्लियर हो जाते हैं लोगों के। एनी हाउ, 1 मिनट में क्या मैसेज है बेकार। समझ आया आपको अभी तक? यस सर। यस सर। ठीक है, तो मैं अभी वापस से वो शेयर कर देता हूँ, क्या नाम है, डेस्कटॉप वर्जन ना, ठीक है, उसमें फिर आपको और समझ आएगा, इजी है। मतलब पावर प्लांट इज नथिंग है। पावर प्लांट अगर आप थोड़ा फोकस, हल्का सा फोकस करके चलेंगे तो मतलब मजेदार है। कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना होता पावर प्लांट में। पावर प्लांट वाले इंजीनियरों के पास इतना दिमाग होता ही नहीं है, टू बी फ्रैंक, मतलब एकदम आपको ब्रॉडली बताएं तो। शेयर कहाँ से करते हैं? अच्छा, 2 स्क्रीन पे रह सकता है? इको तो नहीं हो रहा ना? नहीं सर, आप इधर का माइक और बंद कर दो तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। इको बिल्कुल भी नहीं हो रहा अभी? नहीं नहीं नो हो रहा सर। है। नो सर। यार फिर मैं क्यों बार बार आउट कर रहा हूँ उसको? स्क्रीन दिख रहा है? यस सर। परफेक्ट, गुड। तो बदलने की भी जरूरत नहीं है, मैं, मुझे तो पता नहीं था ऐसा भी कुछ है। ठीक है, अब ये समझ आया आपको? ये सब चीज तो, ये सब नॉर्मल सी बातें हैं, इसमें दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, हाँ, ये क्लास 3:30 तक रहेगा सब, मतलब 3:25 मैक्सिमम। और हम, मेरी सारी क्लास ऐसे ही रहेंगी प्लीज, बिकॉज इतना टाइम नहीं होता है ना। बाकी जो भी बचेगा विल कवर इट अप इन सम ऑफ द अदर क्लास, संडे मंडे जैसे भी कवर करेंगे। ठीक है, अभी मैं इसको स्किप करते हैं, पहले इसको इसमें पढ़ते हैं। हीटर लीकेज, हाँ ये चीज पढ़िए। Typically, air heater starts with baseline leakage to of 6 to 10% after an overhaul. ओवरऑल में जितनी भी सील्स थी मैंने सब बदल दी, उनके क्लियरेंसेस चेक कर लिए, लेकिन 4 महीने 6 महीने में हेलो। अरे सॉरी, वो कुरियर आ गया था एक, तो उसका ओटीपी वगैरह देना था। हाँ, टिपिकली एयर हीटर जितना भी अगर ओवरऑलिंग होता है तो बेस्ट, मतलब सील्स फील्स में बड़े हल्का सा फिर भी क्लियरेंस दे के रखता हूँ, लेकिन कुछ दिनों में से 3 महीना 2 महीने में फिर से वो सील्स हो जाती हैं एरोड। तो 5%, 6%, 8%, मतलब 5-6% लीकेज है तो ठीक है यार, अब क्या करूं। तो क्या करते हैं इसमें, टिपिकली एयर हीटर स्टार्ट्स विद अ बेसलाइन लीकेज ऑफ 6 to 10% आफ्टर एन ओवरऑल. What we measure is mainly leakage through radial seals at hot end and cold end. Leakage through circumferential seal is substantial but has a major effect on heat transfer, but nominal effect on APC. क्यों? क्योंकि जो सर्कमफ्रेंशियल सीट है उससे हवा की जो, मतलब हाई प्रेशर वाली हवा बाहर तो निकल जाती है, लेकिन सर्कमफ्रेंस तो अक्रॉस द सर्कमफ्रेंस होगी ना, मतलब ये वाली सील इससे बाहर चली जाती है। तो एपीसी पे ठीक है, थोड़ी बहुत बाहर निकल गई तो ऐसा नहीं है कि ये वाली रेडियल में क्या हुआ, आईडी फैन की भी लोडिंग बढ़ी, पीए फैन की भी लोडिंग बढ़ी, ऐसे की भी लोडिंग बढ़ी, तो एपीसी पे अच्छा खासा इफेक्ट आ गया। इससे हीट लॉस होता है सर्कमफ्रेंशियल से, मैं बिल्कुल मानता हूं,
लेकिन इसमें क्या होगा, सिर्फ पीए फैन की लोडिंग बढ़ेगी अगर पीए फैन वाले एरिया में कर गया, या ऐसे मतलब एफडी फैन की लोडिंग बढ़ेगी। ऐसा नहीं है कि पीए के करस्पॉन्डिंग आईडी फैन की भी लोडिंग बढ़ जाएगी, सिर्फ पीए की बढ़ेगी या सिर्फ एफडी की बढ़ेगी। लेकिन उसके करस्पॉन्डिंग जितनी एफडी की बढ़ी उतनी आईडी की बढ़ेगी नहीं। रेडियल केस में जितनी एफडी की बढ़ी उतनी ही आईडी की भी बढ़ेगी। समझ आ रही है ये चीज? यस और नो? यार बीच में बोलते रहा करो भाई। एम आई ऑडिबल? यस सर। यस सर। यस सर। समझ आ रहा है वो यस या ऑडिबल यस? सर उतना समझ नहीं आया। फिर से एक बार। हाँ अभी तो यस नो बोलते रहोगे तो मतलब मेरे को नहीं पता ना, दैट्स एवरीथिंग इज वर्चुअल। अभी देखो या ये मेरा सरकमफ्रेंशियल सील्स होती है। मान लो यहाँ पे सील्स कट गई यहाँ पे मैंने ऐसे बनाया, कट गई तो कट गई, क्या करूंगा? तो क्या होगा, यहां से हवा बाहर निकलेगी। तो मतलब एफडी फैन इतने वाली, अभी मैं इस तरफ एरिया एफडी का ही मान लेते हैं, ये बाद में पीए भी आएगा इस एरिया में, बिकॉज सील्स तो घूमता रहेगा है ना, ये तो ऐसा घूमेगा। तो उसे मैं इस सेक्शन में मान लेते हैं सील्स कट गई तो कट गई, क्या करोगे? बदल सकते हो क्या? नहीं। तो क्या करना है अपन को कि ये जो एफडी वाली एरिया में जो सील्स निकल गई बाहर, तो इसमें क्या होगा, मान लो 10 टन या 20 टन हवा निकली तो ये एटमॉस्फेयर में भागना स्टार्ट होगा। तो क्या होगा, एफडी फैन की लोडिंग तो 10 टन के करस्पॉन्डिंग बढ़ गई, लेकिन अगर ये रेडियल में यहां पे लीकेज होती तो ये 10 टन कहां जाता, फ्लू गैस वाले सेक्शन में मिल जाता। तो आईडी फैन की भी लोडिंग बढ़ जाती करस्पॉन्डिंगली 10 टन के मुकाबले। क्योंकि ये लीकेज सरकमफ्रेंशियल है तो इसीलिए सिर्फ 10 टन की हवा बाहर निकल के सिर्फ एफडी फैन की लोडिंग बढ़ाई, आईडी फैन की लोडिंग नहीं बढ़ाई। अगर यही रेडियल सील्स में लीकेज होती तो क्या होता कि 10 टन की हवा जो एफडी फैन से आई वो फ्लू गैस में मिल जाती, तो आईडी फैन की भी करस्पॉन्डिंगली 10 टन हवा के करस्पॉन्डिंग करंट बढ़ जाता। तो एपी इज नथिंग बट ऑक्सिलरी पावर कंजम्पशन, मतलब आपको बिजली बनाने के लिए कितनी पावर आप कंज्यूम कर रहे हैं। तो अगर मैं आपको पूछूं कि भाई यू हैव टू ऑप्शंस, यहाँ पे सरकमफ्रेंशियल लीकेज क्या नाम है, सील डैमेज हुई है या रेडियल सील डैमेज हुई है, किस, और सेम क्वांटिटी की सील डैमेज हुई है, तो किस कंडीशन में एपीसी लॉस बढ़ जाएगा, रेडियल के केस में या सरकमफ्रेंशियल के केस में? तो आपका आंसर क्या होगा? रेडियल। रेडियल। समझ आया क्यों? यस सर। यस सर। यस सर। क्योंकि ये इंडिविजुअली एक अपने मतलब एटमॉस्फेयर में निकल गया, खत्म, लॉस हुआ, मैं एग्री कर रहा हूं लॉस हुआ है। लेकिन अगर ये रेडियल होता तो यहां का प्रेशर वाली हवा यहां मिल जाती, आईडी फैन का भी करंट बढ़ जाता, प्लस हीट Yes, लॉस sir. बढ़ता, कुछ बढ़ता। मैं सिर्फ एपीसी को फोकस कर रहा हूं अभी। इज इट ओके? यस सर। अब Yes, एक sir. एक और लाइन है कि लीकेज इज एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज ऑफ इनलेट गैस फ्लो एंड नॉट एज अ परसेंटेज ऑफ फैन इनलेट फ्लो। मतलब जितने टन हवा एयर प्रीहीटर के अंदर आ रही है उसके करस्पॉन्डिंगली मेरा कितना लॉस हो गया, उससे मैं मेजर करता हूं, ना कि फैन ने कितना इनपुट लिया। क्योंकि फैन के अपने लॉसेस होते हैं, मैं उन चीजों में नहीं जा रहा हूं क्योंकि पीएफडी फैन की क्लास नहीं है। फैन के अपने फैन के बगल में खड़े हो गए तो उसको कूलिंग के लिए हवा पीछे से उससे ली जाती है, वो एक अलग कहानी है, बस आप इसको ध्यान रख लीजिए इस चीज को ना। हाँ अब आप देखिए एयर प्री चेंज हो गया ना, अच्छा ये तो बेस्ट है ना, अब तो मैं अपने खुद ही देख सकता हूँ। हाँ अब आप देखिए एयर दिस हीटर लीकेज कैलकुलेशन, तो आप क्या करेंगे? देखिए अब मैं बोलूं कि 100% एक्यूरेसी के साथ ये लीकेज काउंट होती है, नो, बहुत अजम्पशंस, अदरवाइज आप एयर प्रीहीटर की लीकेज का भी कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो पहला अजम्पशन होता है कि भाई लीकेज इज अज्यूम टू अकर एंटायरली
बिटवीन एयर इनलेट एंड गैस आउटलेट, मतलब ऊपर जो इकोनोमाइजर के बाद जो हवा है वहीं पे ये मैं मान लेता हूं, हो सकता है नीचे भी हो, कोल्ड एंड पे भी लीकेज होती है, लेकिन मैं मान लेता हूं कि सारी की सारी लीकेज हॉट एंड पे है, अदरवाइज कैलकुलेशन ही नहीं होती। इम्पॉसिबल है, मतलब इम्पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन फिर समझो ना यार, वो एक चीज को लेके आप घिसते रहो, कोई सेंस है नहीं। आपको एक रेंज चाहिए, आप कर तो वैसे भी कुछ नहीं पाओगे, ऐसा नहीं कि रनिंग में कुछ कर लूंगा ना, कुछ नहीं कर पाओगे, लेकिन ठीक है चलता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलेगा। अब देखो उसने क्या लिखा, एम्पेरिकल रिलेशनशिप यूजिंग द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ O2 और CO2 इन फ्लू गैस। अब आप समझो कि मैं जनरली जो भी करता हूं मैं O2 को लेके बात करता हूं, मैं CO2 मेरे को विश्वास नहीं होता फ्रैंकली स्पीकिंग, और आपको भी CO2 जनरली अवॉइड करो, बिकॉज CO2 इज नॉट अ गुड मेजर, O2 इज अ गुड मेजर, बिकॉज CO2 में हो सकता है वहां पे आपने कंबशन कम किया हो तो CO बन गई हो, CO2 ना बना हो, बहुत सारे इफ्स एंड बट्स आते हैं उसमें, तो ठीक है वो भी अजम्पशन है। अगेन एक चीज में और आप अजम्पशन ले लो, आपकी जगह 17.1 आ रहा है इस कैलकुलेशन के हिसाब से, आपका 16.9 आ जाएगा, होना कुछ नहीं है, दोनों ही फिगर बराबर सही है मेरे लिए, लेकिन ठीक है O2 इज अ गुड मेजर। अब मैं आपको एक चीज समझाता हूँ, इससे पहले इसको स्टॉप शेयरिंग करो, एक चीज एक आपको समझाता हूँ, 1 मिनट रुकिए, इसको बंद करो, थोड़ा एक चीज समझो इस चीज से पहले, तब आपको एक और अच्छी अंडरस्टैंडिंग आएगी। हालांकि इस चीज से कवर, मतलब even I can skip that thing because it's not a part and parcel of this course, this class, लेकिन आपको समझ आना चाहिए एक चीज। आप ऑक्सीजन कहां मेजर करते हैं? सॉरी, आप ऑक्सीजन कहां मेजर करते हैं? बॉयलर में। आप लोग पढ़े हैं ना एक्सेस ऑक्सीजन, ये सब अटरम सटरम क्या क्या नहीं पढ़े? See, this is my, ये because since this is my first class with you, this is my way of teaching. मतलब if you want, I should continue in this way, या फिर आपको लगता है more of PPT, I can switch. मेरे को कोई इशू नहीं, प्रोवाइडेड आपको समझ आना चाहिए चीजें। अच्छा ठीक है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, तो my question is अब कि मैं जब बॉयलर का बात करता हूं तो जो मैं बोलता हूं ना एक्सेस एयर या एक्सेस ऑक्सीजन मेरी 4% 3% होनी चाहिए, सर लोग आपको बताए होंगे, तो ये 3-4% कहां मेजर करता हूं मैं? फर्नेस का इनलेट में। फर्नेस के इनलेट में तो भैया 100% एयर है यार, सेकेंडरी एयर तो 100% एयर है, प्राइमरी एयर 100% एयर है, तो इनलेट में क्या मेजर करूंगा? इनलेट में तो एक्सेस एयर कैसे मेजर कर सकता हूं यार? ऑक्सीजन, एक्सेस ऑक्सीजन या एक्सेस एयर? एक्सेस एयर तो आप तब मेजर करोगे ना कि इतनी, मान लो मैंने 12 कण दिए, 10 कण खत्म हो गए, तभी तो 2 कण मेजर करोगे ना कि ये 2 कण एक्सेस थे मेरे, पहले तो 12 ही कण आए हैं। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? सर मतलब वो तो कैलकुलेटेड होता है एग्जिट ना। पे, कैलकुलेटिंग होती है। तो आप ऑक्सीजन कहां मेजर करते हो? एग्जिट पे कंबशन सर, होने के बाद एग्जिट पे, कंबशन होने के बाद जो बचा। व्हाट इज दैट एग्जिट पॉइंट? आपने तो बोल दिया एग्जिट ऑफ कंबशन, बट वेयर इन द बॉयलर? बिफोर ESP, Before ESP means after APH, मोटा मोटा। यस सर। But if you are measuring after APH, then how will you come to know कि ये जो एक्सेस एयर आई है ये कंबशन से एक्सेस एयर आई है या एयर लीकेज ऑफ एयर प्रीहीटर से एयर आई है? बिकॉज दोनों ही जगह प्योर एयर आ रही है। एयर तो नहीं बताएगी ना कि मैं पहले से चल के आ रही हूं कि एयर प्रीहीटर से मिक्स होके आ रही हूं, दोनों ही एयर है, दोनों ही सेम एयर है।
सर हम फैन के आउटलेट पे नहीं चेक कर सकते क्या? फैन के आउटलेट पे तो आप ये बता दोगे ना भाई, कैलकुलेटिव मान लो आपको 100 टन हवा देनी थी, आपने 120 टन हवा दे दी, 100 टन आपने कैलकुलेट कर लिए अपने कार्बन से, लेकिन Yes, हो sir. सकता है कार्बन उतनी इनएफिशिएंटली जल रहा है आपका कोयला। आपने लैब में मतलब आपने बोला कि एक लैब ने टेस्ट करके दे दिया आपको कि भाई कार्बन इसमें 40% है, हाइड्रोजन 5% है, ऐसे करके आपने कैलकुलेट कर लिया भैया, आपने पेन पेंसिल चलाया, कैलकुलेट कर लिया कि मेरे को 5 टन हवा चाहिए भैया हर एक टन कोयले के लिए। तो आपने मान लो 20 टन कोयला जला रहा है तो आपने 100 टन हवा दे दी। फिर बोला नहीं सर मेरे को 15-20% एक्स्ट्रा एक्सेस एयर देना चाहिए, आपने 120 टन हवा दे दी। अब प्रॉब्लम क्या आई कि आपका जो कोयला है वो अच्छी तरह नहीं जल रहा बॉयलर में। आपको कैसे पता लगेगा कि सारा का सारा कोयला बढ़िया जल रहा है? सर अगर फ्लू गैस के अंदर CO2 का कंटेंट अगर मिला है तो इनकम्प्लीट कंबशन हुआ है। हाँ, अगर सीओ का सर सीओ का परसेंटेज ज्यादा हुआ तो यानी कि वहां पे प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं, फ्लू गैस इनकम्प्लीट कंबशन हुआ है। सीओ मेजर करोगे आप, यस सर। यस सर। हो सकता है उसको सीओ का मीटर खराब हो गया, अब खराब हो सकता है, जल गया, अब क्या करोगे? सर हम हीट कंटेंट पे भी डिफाइन कर सकते हैं। हर वक्त कैलकुलेट करोगे बैठ के वहां पे? नहीं नहीं देखो थियोरेटिकली यू कैन डू एक्स मेनी एक्सपेरिमेंट्स। मैं क्या बोला अभी एयर प्रीटर में कि मैं अज्यूम कर लेता हूँ, मैं प्रैक्टिकली कर सकता हूँ कि नीचे कितनी लीकेज है, ऊपर कितनी लीकेज है, दाएं से कितनी लीकेज है, बाएं से कितनी लीकेज है, सब कर सकता हूँ, लेकिन क्या वो उतना बेनिफिशियल है? नहीं। तो मैं क्या करता हूं हमेशा बॉयलर के केस में, मैं सीओ मेजर करता हूं। बिल्कुल परफेक्ट है कि मैं, कोई बोले कि सीओ गलत मेजर नहीं करता, नहीं, मैं सीओ मेजर करता हूं, लेकिन सीओ भी तो एक इक्विपमेंट है ना, उसको भी 24 घंटे चलना है। मालूम पड़ा उसके कैलिब्रेशन में प्रॉब्लम आ गई, मालूम पड़ा वो खराब हो गया, कैसे पता लगाओगे? हर वक्त तो उसे कैलिब्रेट नहीं करते रहोगे ना, आपके पास हजारों इक्विपमेंट है जो सालों साल चलने हैं। आप अगर सीओ अगर थोड़ा सा खराब हो गया और 2 घंटे भी यूनिट चल गई तो आपकी सैलरी चली गई एक तरीके से, इतना लॉस कर लिया आपने। सैलरी कोई काटता नहीं है, वो एक सेपरेट इशू है, लेकिन लॉस टू द गवर्नमेंट या लॉस टू द एजेंसी, लॉस टू द पावर, जो भी प्रोड्यूसिंग कंपनी है। तो क्या करते हैं अपन, हमेशा इकोनोमाइजर के बाद, मतलब एयर प्रीहीटर से बहुत पहले सीओ भी मेजर करते हैं और एक्सेस ऑक्सीजन भी मेजर करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर सीओ खराब हो भी गया और ऑक्सीजन ज्यादा आ रहा है तो मतलब आपको उतनी हवा 120 टन हवा दे रहे हैं, जरूरत नहीं है, आप 110 टन हवा दीजिए। और ये सारा मेजरमेंट करता हूं मैं एयर प्रीहीटर से पहले। व्हाई? बिकॉज एयर प्रीहीटर में आप कितना भी कोई बोले मेरी कोई लीकेज नहीं होती, उसकी 100% लीक, मतलब 100% नहीं, पक्का लीकेज है, तो वो सारे जो ऑक्सीजन के फिगर है एयर प्रीहीटर के बाद अगर आप मेजर करोगे वो यूजलेस है एज फार एज कंबशन इज कंसर्न। तो अगर आपका कंबशन थ्योरी में बात करेगा तो वो हमेशा बोलता है आप सीओ मेजर करिए, आप O2 में एक्सेस एयर करस्पॉन्डिंग एक्सेस O2 से एक्सेस एयर मैच मतलब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, वही 21% और 20% वाला फिनोमेना। तो आप हमेशा एक्सेस एयर के करस्पॉन्डिंगली आप हमेशा देखते हैं कि मेरा सीओ और O2 कितना जा रहा है, और ये सारा मेजरमेंट होता है मेरा एयर प्रीहीटर से पहले, ताकि जो अगर मैं उसके एयर प्रीहीटर की बात करूंगा तो जो एक्सेस एयर है, मेरे को नहीं पता ये वाली एक्सेस एयर कंबशन प्रॉपर नहीं हुआ उसकी वजह से आई है, या जो मैंने एफडी में जो एक्सेस दी है उसकी वजह से आई है, या मेरी जो एयर लीकेज है क्या बोलते हैं एयर प्रीहीटर में, उसकी वजह से आई है। समझ आया ये पॉइंट? यस सर। इसीलिए हमेशा फॉर द सेक ऑफ कैलकुलेशन इन बॉयलर एफिशिएंसी या कंबशन थ्योरी या एयर लॉसेस या कंबशन लॉसेस, मैं जो भी ऑक्सीजन पकड़ता हूं वो हमेशा इकोनोमाइजर के बाद होती है, और अदर आई शुड से एयर प्रीहीटर से पहले होती है।
अब एयर प्रीहीटर में कितना ऑक्सीजन गया, ऑक्सीजन ही जाएगा ना, मतलब सीओ भी जाएगा, सब कुछ जाएगा, लेकिन मेजरली तो 20% ऑक्सीजन ही मेजर कर रहा हूं। मैं क्या करता हूं, एयर प्रीहीटर से पहले और एयर प्रीहीटर के बाद दोनों जगह, एयर प्रीहीटर से पहले तो ऑक्सीजन मेजर हो ही गई मेरी, क्योंकि बॉयलर एफिशिएंसी कैलकुलेट करने, एयर प्रीहीटर के बाद एक और ऑक्सीजन मॉनिटर लगा देता हूं। अब इन दोनों में जो ऑक्सीजन बढ़ी वो मेरे को पता लग जाएगा कि भाई ये ऑक्सीजन कहां से आई होगी, एयर प्रीहीटर से ही आई होगी। समझ आया? यस सर। यस सर। यस सर। अब इसको वापस से ज्वाइन कर लेते हैं, दिखाता हूं ना कहानी। अब देखो ये देखना, हाँ, O2 आउट, O2 आउट मतलब एयर प्रीहीटर के बाद कितनी थी, 5.7। O2 इन, इन मतलब एयर प्रीहीटर से पहले कितनी थी, 2.8। ये इंपेरिकल है इसलिए 0.9 मल्टीप्लाई कर दिया अपॉन 21 डिवाइडेड बाय 21 जो ऑक्सीजन कंटेंट है, माइनस O2 आउट, आउट मतलब एयर प्रीहीटर के बाद। तो जब कैलकुलेट करोगे तो आ गया 17.1%, तो मतलब 17% लीकेज एयर प्रीहीटर के अंदर है। अब मेरे पास तरीका नहीं है कि मैं मेजर कर पाऊं, मतलब अगेन अगर कोई मेरे को बोलेगा एक्सपेरिमेंटली प्रूव कर, मैं प्रूव कर सकता हूं, लेकिन प्रैक्टिकली जरूरत नहीं है। अब क्या हुआ, मेरे को क्या करना है कि भाई ये चेक करना है कि ये जो एयर प्रीहीटर है उसमें रेडियली कितना लॉस है और सर्कमफ्रेंशियली कितना लॉस है, उसका भी मैं मान लेता हूं। उसमें कहीं लिखा है 30%, एक मिनट, हाँ, air pressure, weight of air passing from air side to gas side, this leakage is assumed to occur entirely between air and gas outlet, ऊपर वाला थिंग। डायरेक्ट में हॉट एंड कोल्ड एंड कुछ भी मान लो, मैं मान लेता हूं कि 60% रेडियल सील्स है और 30% थ्रू सर्कमफ्रेंशियल सील्स है, सर्कमफ्रेंस से बाईपास हो गई है, जनरली मैं मान लेता हूं। अदरवाइज कोई मेरे को बोले, कोई पूछता है तो मैं इसको बताता हूं, अदरवाइज मैं चुप रहता हूं, बिकॉज देर इज नो वे टू मेजर द थिंग्स। क्योंकि आपका एयर प्रीटर में हो सकता है रेडियल सील्स आपने क्लियरेंस कम दिया हो, फट गई जल्दी, वो कट गई जल्दी, मेरे को क्या पता। लेकिन जनरली मतलब सारे प्लांटों में अगर हम डिजाइन वाइज बात करें तो जनरली ये पाया गया है कि अगर आप एक्सपेरिमेंटली प्रूव करते हैं डेटा तो रेडियली ज्यादा लॉसेस आते हैं, सर्कमफ्रेंशियली कम लॉसेस रहते हैं। अगेन इट्स एन एम्पेरिकल थिंग। कोई मेरे को बोलेगा कि सर ये कहां से आया डेटा, मैं भी बोलूंगा एक्सपेरिमेंटली, मतलब बहुत सारे लोगों ने डेटा कलेक्ट किया और ऐसा कुछ कुछ आ गया। ऑथेंटिसिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर कोट अगर मैं बोलूं ऑथेंटिक है, आई कैन नॉट कमेंट। ठीक है, ये तो कोई पूछे बहुत ही घुसना चाह रहा है उसके अंदर तो हम बताते हैं, अदरवाइज यूज टू स्किप दिस थिंग बिकॉज हमारे पास डेटा है ही नहीं, फ्रेंकली स्पीकिंग। वो मतलब सच बात है, ऐसा ही होता है। एक चीज और समझिएगा उससे पहले, हाँ, एयर इंग्रेस पॉइंट देखिए, या तो ये बॉटम, ये समझ आ रहा है, ये तो खैर एक बार पढ़ो आप इस स्लाइड को, ये पीपीटी पूरा भेज दूंगा, उसकी चिंता मत करना, लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ये समझ आ रहा है आपको? जब भी बोर हो जाए तो बता देना, मैं 5-1 मिनट का रेस्ट दे दूंगा। ओके सर। वरना 3:30 तक, 3:25 तक ही चलेगा क्लास, तो मेरा सुझाव तो यही है कि कंटिन्यू रख लें, आगे आपकी मर्जी। एक ये स्लाइड को पढ़िएगा, मैं आता अभी ना।
हाँ, ये ठीक लगा आपको, समझ आया इससे? ये समझ आ रहा है? थोड़ा थोड़ा समझ में थोड़ा आ गया। थोड़ा 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 समझ आया, अब समझो आप। ये जो नीचे एरो दिख रहा है, क्या है ये? मतलब ये कुछ नहीं बोल रहा है। देखिए समझिए, एक चीज समझिएगा, ये कंबशन थ्योरी में शायद सर ने बताया होगा आपको कि, एक मिनट, हाँ, कंबशन थ्योरी में सर ने बताया होगा आपको कि जो आपको हवा देनी होती है, ये जो मेरा हाथ दिख रहा है ना, वो एक्चुअली विंड बॉक्स के थ्रू ही आपको हवा देनी होती है, राइट? तो विंड बॉक्स से हवा देंगे तभी आपका कंबशन प्रॉपर होता है, बिकॉज जो डिस्टेंस होता है फ्लेम का फ्रॉम द बर्नर, और प्लस फ्लेम कितना लंबा जाएगा, टेंजेंट कितना बनाएगा, ताकि आपका क्या नाम है, फायरबॉल सर्कुलर रहे, बॉल बनी रहे। तो इसीलिए हमेशा यहां से हवा दी जाती है विंड बॉक्स के थ्रू अक्रॉस द ऑल फोर कॉर्नर्स। लेकिन कभी क्या होता है कि आपका मान लेते हैं नीचे बॉटम, जो आपका सील रिंग होता है ना, बॉटम रिंग हेडर, उसके बाद एक एस पैनल होता है, फिर वहां से बॉटम सील, ट्रफ सील जिसको बोलते हैं, मालूम पड़ा गलती से ट्रफ सील में पानी हो गया कम, क्या होगा? क्योंकि ये नेगेटिव वैक्यूम में बैठी एयर है, इंग्रेस। एयर इनग्रेस एयर होगी। एयर ले लेगा। पहले जो आपका फ्लेम ऐसा था, देखो हवा को, कोयले को नहीं पता है मेरे को कौन सी हवा लेनी है। अगर वो 100 कण की जगह, मान लो 10 कण की जगह 12 कण आ रहे हैं, उसको नहीं पता है 2 कण कहाँ से आ रहे हैं। उसे आप यहां से दे दो, यहां से दे दो, यहां से दे दो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर उसको लगेगा मेरे टाइम में आ गए, मेरे जहाँ पे बॉयलर, मतलब जहाँ पे ट्रिपल टी है, ट्रिपल टी समझते हो ना, टाइम टेम्परेचर टर्बुलेंस, अगर है तो जल जाएगा, नहीं चलेगा तो मस्ती में कार्बन मोनोऑक्साइड बने, नहीं बनेगा तो कार्बन निकल जाएगा, उसको क्या फर्क पड़ रहा? फर्क तो एफिशिएंसी में तुमको पड़ रहा है, कार्बन में थोड़ी अकल है कि मेरे को जलना है कि नहीं जलना है। कार्बन को तो ट्रिपल टी जानता है बस वो। तो अब ये जो नीचे वाली हवा आई, तो क्या होगा, ये जो फ्लेम पहले बॉल ऐसी होती थी, वो कैसे बॉल ऐसी हो जाएगी, एयर इनग्रेस की वजह से पूरे बॉयलर की एफिशिएंसी तबाह हो गई। हवा देनी थी यहाँ पे, लेकिन हवा जा रही है यहाँ से। ऐसे ही कभी कभी क्या होता है, फर्नेस में जो फिन्स लगी होती हैं, जो दो बॉयलर, दो क्या नाम है ट्यूब्स के बीच में जो फिन्स होती हैं, उसमें क्रैक आ जाते हैं। अभी नहीं, नई फर्नेस में नहीं, पुरानी फर्नेस में सब में क्रैक आते हैं। वहां से हवा, सो ऊपर जो रूफ होती है, ऊपर रूफ में हवा, रूफ मतलब जैसे मान लो ये मेरी रूफ है, तो रूफ में से भी हवा इंग्रेस होना स्टार्ट हो जाती है कुछ दिनों बाद, ठीक है। और इसके बाद जब इधर से भी फिन से भी हवा आना स्टार्ट हो जाती है, तो ये वाले भी इनग्रेस रहते हैं, लेकिन इतने ज्यादा नहीं है जितने एयर प्री हीटर में जो इनग्रेस होते हैं। तो मतलब ये सारी जितनी भी नेगेटिव एरियाज हैं, दीज आर द प्लेसेस फ्रॉम वेयर द एयर इनग्रेस कैन टेक प्लेस इन बॉयलर। तो कौन से हो गए आपके? बॉटम रिंग हेडर हो गया, इसमें लिखा नहीं है लेकिन बॉटम रिंग हेडर बोलते हैं उसको, या ट्रफ सील बोल लीजिए। साइड फर्नेस के आपके जितने रूफ होता है, फर्नेस की आपकी वॉल्स होती हैं, आपके पीप होल होते हैं जहां से आप खोल के ऐसे देखते ना कि भैया अंदर फर्नेस कोयला जल रहा है नहीं जल रहा, फिर क्या होता है वो जो देखने के बाद खुला ही छोड़ जाता है, तो वहां से भी हवा घुस रही है। हालांकि मिनिस्कल अमाउंट है लेकिन घुसती है हवा। तो एक जनरल प्लांट का ओवरव्यू बता रहा है कि ये सारे एरिया से भी हवा घुसती है। बट मेजरली मैं बात करूं तो मेजरली एयर प्रीहीटर की यहीं से लीक नहीं बोल रहा, लीक मेरा बोलना गलत है, इनग्रेस होती है। इज इट ओके? ये अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ लें, अदरवाइज ऐसी कोई ज्यादा नहीं है कि फर्नेस 210 मेगावाट, इतना ज्यादा कुछ इसका सिग्निफिकेंस नहीं है, लेकिन ठीक है अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। एयर इनग्रेस कैन बी क्वांटिफाइड बाय द इंक्रीज इन ऑक्सीजन। ऐसा हो रहता है कि अगर आपका फैन फर्नेस आउटलेट पे रफली 2-2.5% रहता है, धीरे 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 करके 8-9% चला जाता है। क्यों? मेजरली आपका ये दिखा रहा है कि फर्नेस आउटलेट से एयर प्रीहीटर इनलेट, फिर एयर प्रीहीटर आउटलेट और आइडियल, कि मतलब 6% तो मैं एक्सेप्ट ही कर लेता हूं कि मेरा लीकेज है एयर प्रीहीटर में। देख रहे हैं हर ग्राफ के एम्पेरिकली पाया गया कि हर ग्राफ को मोटा मोटा वो 6-7%, सबके देखो रफली 2%, 2.5% के आसपास बैठे हुए हैं सब लोग यहाँ पे। फर्नेस आउटलेट मतलब ये
फर्नेस आउटलेट मतलब होता है इको आउटलेट, बिकॉज इको आखिरी एरिया है जहां पे पानी गर्म हो रहा है. एयर प्रीहीटर इज नेवर कंसिडर्ड अ पार्ट ऑफ फर्नेस. It is an heat exchanger which is used to heat the air, not the water. Boiler is used to heat the water. So furnace is used to heat the water, not the air. So furnace outlet means eco outlet. अब देखो एयर प्री हीटर फिर बढ़ा बढ़ा बढ़ा, सबका ही बढ़ गया, तो मोटा मोटा 5-6% की लीकेज होती ही है. ठीक है, अब वो एयर इंग्रेस कैलकुलेशन बोल रहा है विद द सेम फॉर्मूला अक्रॉस दिस. ये कहानी है, कहानी आप लिखना. मानो अगर 7.1 की जगह 6.1, मैंने क्या पहले कैलकुलेशन कितने पे बताई थी आपको? 5.7, 2.8. अब ये कैलकुलेशन उसने करी है 6.1, 5.8. अब उसने एयर इंडियस कैलकुलेशन कर दी 1.8% आपका एयर इंडियस. ये यूजलेस है, कुछ काम के नहीं है ये कैलकुलेशन. हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, एक्सेस एयर. ये इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ एयर प्रीहीटर, बट इट इज एन पार्ट ऑफ नॉर्मल ऑपरेशनल या कंबशन थ्योरी कि लो एक्सेस एयर ऑपरेशन कैन लीड टू अनस्टेबल कंबशन. बिकॉज अनस्टेबल कंबशन क्यों? बिकॉज उसको आप हवा ही नहीं दे रहे हो, तो वो हवा ढूंढ रहा है, और जैसे ही उसको हवा मिली वो तुरंत कोयले में आग लगेगी, तो वॉल्यूम एक्सपेंशन होगा. तो जैसे ही वो ऑक्सीजन को कैप्चर कर लेगा, CO2 बनेगा, तो एक्सपेंड हुआ. लेकिन अगले ही क्षण उसके पास ऑक्सीजन नहीं है जलने को, तो क्या हुआ? वॉल्यूम एक्सपेंशन हुआ नहीं. फिर थोड़ी देर बाद हवा मिलेगी, एक्सपेंड हो गया, फिर नहीं हुआ. फिर तो फर्नेस आपकी ऐसे चलेगा. फर्नेस वैक्यूम आपने देखा हो ना, अप एंड डाउन चलेगा. दिस इज नोन एज फर्नेस में अनस्टेबल फ्लेम. अब ये एक और वर्ड बोला है, फर्नेस पफिंग. पफिंग मतलब होता है कि एकदम से प्रेशर बढ़ना, फिर बंद होना, फिर हवा आ जाना, फिर बंद हो जाना, फिर हवा आना, एक्सपेंड. मतलब वॉल्यूम एक्सपेंशन, देन नॉर्मलाइज, एक्सपेंशन, नॉर्मलाइजेशन, एक्सपेंशन, नॉर्मलाइजेशन. इंक्रीज स्लैगिंग ऑफ वाटर वॉल्स एंड सुपरहीटर सेक्शन. ठीक है, छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. अगेन कहानी है वो जो मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ. लॉस इन बॉयलर एफिशिएंसी ड्यू टू इंक्रीज CO, अनबर्न्ड कंबस्टिबल एंड पुअर एयर प्रीहीटर परफॉर्मेंस. अब हाई में क्या प्रॉब्लम है? इंक्रीज बॉयलर लॉसेस, बिकॉज आपने, अगर सर ने बताया होगा आपको कंबशन थ्योरी में, ड्राई फ्लू गैस लॉस. जैसे ही आप एक्सेस एयर बढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं, आपका ड्राई फ्लू गैस लॉस बढ़ जाता है. मतलब कहने का मतलब वही है, जो 35 डिग्री वाली हवा आप 125 डिग्री पे, मतलब जो अगर मान लो आपका अभी एम्बिएंट कंडीशन 20 डिग्री, मतलब विंटर्स मान लो, तो 20 डिग्री वाली हवा को आप 120 डिग्री करके बाहर निकाल रहे हैं. दिस इज नथिंग बट ड्राई फ्लू गैस लॉस. हाई सुपरहीटर एंड रीहीटर टेम्परेचर. व्हाई? बिकॉज कोयला थोड़ी देर में जलना था, वो वहीं जल गया, तो टेम्परेचर शूट अप होते हैं इसके. और जितना ज्यादा एयर होगा, लेकिन क्योंकि एक पर्टिकुलर पाइप है, अगर आप उसमें ज्यादा तेज हवा बहना, मतलब ज्यादा एयर फ्लो रखना चाहते हैं, तो मतलब आपको उसका इनलेट प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा. अब एयर के साथ प्राइमरी इसमें क्या नाम है, प्राइमरी एयर में कोल भी बह रहा है, तो कोल होता है बहुत करोजिव भी होता है. ठीक है, वो पानी के साथ करोजन छोड़ देता है, इरोजन तो बहुत ज्यादा होता है. इरोड, तो जितना ज्यादा वेलोसिटी होगी उतना ज्यादा वो इरोड करेगा, उतना ज्यादा आपका जो कोल, हाँ, पाइप के जो मिल टू फर्नेस जो कनेक्ट करते हैं पाइप, वो इरोड होना स्टार्ट हो जाएंगे. अच्छा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इरोजन एंड करोजन? जस्ट एक नॉर्मल थिंग सर, लाइक करोजन में मटेरियल वेयर ऑफ होता है ड्यू टू केमिकल प्रोसेस, और इरोजन में ड्यू टू फिजिकल प्रोसेस. वेरी गुड, परफेक्ट. अब एक ये पढ़ो आप, एयर एंड, बिल्कुल परफेक्ट आंसर. इरोजन इज अ फिजिकल प्रोसेस, corrosion is a chemical process. अब it can be, corrosion can be protective, can be destructive. Aluminium protective, iron destructive. ठीक है, तो मैं ये नहीं बोल सकता corrosion is always harmful. No, it's protective. बॉक्स क्या नाम है उसके, एल्यूमिनियम के ऊपर Al2O3 की लेयर चढ़ जाती है, तो आपको प्राइमर कुछ लगाने की जरूरत नहीं है एल्यूमिनियम के ऊपर. ठीक है, एक बार इसको पढ़ लो आप. कहानी अगेन जो मैं सारा एक्सप्लेन कर चुका हूं आपको,
सिर्फ वही थोड़े बहुत वो जो होता है ना, एक जागरण में लिखना होता है कि हाँ दीज आर द प्रॉपर वर्ड्स। क्या है, गैस एंड एयर साइड प्रेशर ड्रॉप चेंज अप्रोक्सीमेटली इन प्रोपोर्शन टू द स्क्वायर ऑफ द गैस एंड वेट थ्रू द एयर हीटर्स। अगेन अप्रोक्सीमेटली उसने वर्ड यूज कर लिया। इफ द एक्सेस एयर इज ग्रेटर देन एक्सपेक्टेड, द प्रेशर ड्रॉप विल बी ग्रेटर देन एक्सपेक्टेड। ये जनरल सी बात है आपके दिमाग में कि भैया अगर एक्सेस एयर में ज्यादा दूंगा तो मतलब ज्यादा प्रेशर होगा, ज्यादा प्रेशर होगा तो उसी लीकेज में से ज्यादा हवा निकलेगी, तो प्रेशर ड्रॉप भी ज्यादा ही होगा। अब देखो, डिपॉजिट्स और चोकिंग ऑफ बास्केट एलिमेंट्स वुड लीड टू एन इंक्रीज इन प्रेशर ड्रॉप। बिल्कुल बात सही है, क्योंकि उसमें फ्लो ही नहीं मिलेगा तो इनलेट प्रेशर तो बढ़ जाएगा, आउटलेट प्रेशर गिर जाएगा, क्योंकि इतना फ्लो ही नहीं आ रहा। अब वो ये नहीं बता रहा चोकिंग क्यों है। चोकिंग होती है आपके सूट डिपोजिशन से, एश एक्यूमुलेशन से, या कुछ फॉरेन पार्टिकल गिर गया, दैट इज एन एब्सर्ड थिंग। मालूम पड़ा ऊपर से कुछ गिर के, ऊपर से कुछ लोहे का गडर आके गिर गया एयर प्रीहीटर पे, वो ठीक है, वो तो अब कभी भी हो सकता है। लेकिन बट जनरली सूट ब्लोइंग, वो जनरली सूट एज वेल एज योर एश वो एक्यूमुलेट होकर आपको चोक कर देता है एयर प्रीहीटर को। प्रेशर ड्रॉप ऑल्सो वेरीज डायरेक्टली विद द मीन एज। छोड़ दो उसको, कहानी है ये फालतू का, ठीक है। हाँ, ये थोड़ा सा आप पढ़ लो। एंटरिंग एयर टेम्परेचर, एनी चेंज वुड चेंज गैस टेम्परेचर इन द सेम डायरेक्शन, दैट इज 10 degree rise in air temperature will be roughly around 10 degree 7 degree entering 7 degree rise in entering air gas temperature. Entering gas temperature, any change, again it's all approximate figures और ये factual data है। ये आपको याद रखने के अलावा I cannot say anything because I cannot prove कि ये 0.7 क्यों है और 0.3 क्यों है, नहीं। तो आपको ये लिखना, याद रखना पड़ेगा। जनरली कोई पूछता नहीं है, लेकिन ये फैक्चुअल डेटा से आपको थोड़ा सा मगअप करना पड़ेगा। आई जनरली डोंट से मगअप बिकॉज, लेकिन बट मैं क्या करूं, बिकॉज दिस इज व्हाट आई कैन नॉट प्रूव। तो अगर आपका एंटरिंग गैस टेम्परेचर है, एनी चेंज वुड चेंज द एग्जिट गैस टेम्परेचर इन द सेम डायरेक्शन, दैट इज 10 डिग्री राइज इन गैस टेम्परेचर, तो आपका 3 डिग्री एंटरिंग गैस टेम्परेचर पर बढ़ा देगा वो। तो एंटरिंग गैस टेम्परेचर 0.7 का मल्टीप्लाई होता है और गैस में 0.3 का मल्टीप्लाई होता है। हाँ, एक चीज आपका ये समझना, एक चीज मैं आपको और समझाता हूं इसमें, दैट इज अ गुड थिंग। ये नहीं है, ये भी नहीं, कहाँ गया एयर एंड गैस साइड एफिशिएंसी, गैस साइड, हाँ गैस साइड एफिशिएंसी में आपको, हाँ ये चीज समझाना था। गैस साइड एफिशिएंसी, इसको एक बार आप पढ़ो। अगेन, efficiency is not a good way to write for an heat exchanger। इफेक्टिवनेस होना चाहिए, लेकिन ठीक है, जनरली अब आई एम नॉट अ साइंटिस्ट, नीदर आई डू हैव एनी अथॉरिटी टू चेंज द वर्ड्स, तो मैं भी उसको एफिशिएंसी बोलता हूँ। बट बेटर वे इज टू राइट एन इफेक्टिवनेस, गैस साइड इफेक्टिवनेस ऑफ एन एयर प्री हीटर। लेकिन ठीक है, एफिशिएंसी लोगों को समझ में आना चाहिए, समझ आ गया। इसको थोड़ा सा आप पढ़िए।
ये समझ आया आपको? यस सर। हाँ, ये मैं वही बताना चाह रहा हूं आपको कि कि अगर मैं किसी भी हीट एक्सचेंजर में, मान लीजिए ये देखिए, उसको मतलब उसको भूल जाइए, अब आप समझिए, ये इसके लिए नहीं है इफेक्टिवनेस। ये अगर आप एचपी हीटर्स की भी परफॉर्मेंस पढ़े होंगे, उसमें भी यही बात आती है, एलपी हीटर्स की परफॉर्मेंस, उसमें भी यही बात आती है, इकोनोमाइजर की परफॉर्मेंस, कोई भी हीट एक्सचेंजर की परफॉर्मेंस में यही फॉर्मूला होता है। इट्स नॉट एन डेडिकेटेड फॉर्मूला फॉर एयर प्रीहीटर, नो। इसके लिए आप बेसिक एक चीज समझो। आप देखिए, मान लीजिए ये मेरा हाथ है 150 डिग्री पे है, राइट वाला है, ये वाला हाथ है 50 डिग्री पे। अगर मैं इनको थोड़ी देर के लिए छूता हूं तो क्या होगा? ये 150 गिरेगा, ये 50 बढ़ेगा। फिर मैं, मान लो ये हो सकता है 145 आ जाए और ये 55 हो जाए, ऑल फिगर्स आर रफ। फिर मैं इन दोनों को छुपा दिया 5 मिनट के लिए, हो सकता है कि ये 125 हो जाए और ये 55 की जगह हो सकता है 75 हो जाए। लेकिन अगर मैं इन दोनों को 1 घंटा या आधा, मतलब मैं 15 मिनट और रखता हूं, तो क्या होगा? ये हो सकता है 110 आ जाए और ये 90 हो जाए। फिर मैं इनको 1 घंटा रखता हूं, हो सकता है ये 102 आ जाए और ये 98 हो जाए। फिर मैं उनको पूरे 24 घंटे रख देता हूं, या 5 घंटे, 4 घंटे, जितना भी हो, क्या हो, दोनों 100 पे आ जाएंगे। ऐसा ही होगा, यस और नो? यस सर, इक्विलिब्रियम पे आ जाएंगे। हाँ, दिस इज नथिंग बट इफेक्टिवनेस ऑफ एन हीट एक्सचेंजर। सर दैट मीन मतलब एक्चुअली में कितना हुआ और मैक्सिमम कितना हो सकता था। वेरी गुड, बट दिस इज ओनली इफेक्टिवनेस कि एक्चुअल में। अब ऐसा तो नहीं है ना कि फ्लू गैस को मैं एक बार फ्लू गैस दे दिया और एयर दे दिया, हाँ भाई बैठो तुम दोनों गर्म, तुम गर्म होते रहो, तुम ठंडे होते रहो। ऐसा दे सकता हूं क्या? नहीं, मेरे को रेगुलर हवा चाहिए। और नया फ्लू गैस रेगुलर फेंको बाहर। अगर मैं उसको बहुत बड़ा एयर प्रीटर बना दो 50 मीटर का एयर प्रीटर, पक्का से वो बिल्कुल टेम्परेचर बराबर लगेगा। लेकिन 50 मीटर या 100 मीटर का एयर प्रीटर का मेंटेनेंस कौन करेगा? बहुत सारे इश्यूज आते हैं। समझ आ रही है ये बात आपको? तो एक्चुअली आपका एयर प्रीहीटर में कितना उसने ठंडा किया या कितना हीट लिया, कुछ भी बोल सकते हो आप। जनरली हम ठंडे की तरफ जाते हैं। टी गैस इन मतलब 350, इसमें क्या बोला, 333 बोल रहा है। 333 डिग्री हवा सॉरी गैस आ रही थी और 150 पे निकल गई। अगर ये हवा, सॉरी फ्लू गैस पूरी हीट देती तो उसका एग्जिट टेम्परेचर कितना होता? जो 36.1, मतलब जो एम्बियंट कंडीशन आपके 36.1। हाँ, आप 20 भी हो सकती है, 25। अगेन ये जो फिगर्स दिए हुए हैं मैं उस पर बात कर रहा हूं। तो मतलब कितना ड्रॉप हुआ टेम्परेचर अपॉन कितना ड्रॉप हो सकता है, दैट इज नथिंग बट इफेक्टिवनेस और रेदर एफिशिएंसी। तो अगर कोई एयर प्रीहीटर की आपकी एफिशिएंसी, गैस साइड एफिशिएंसी की पूछे कि गैस की एफिशिएंसी की, मतलब गैस साइड की एयर प्रीहीटर ने कितना दे सकता था और उसने कितना दिया, तो उसने सिर्फ 61% अपनी हीट एयर को इंपार्ट करी। तो अगर उसे पढ़ रहा है तो वो बोलता है कि रेशियो ऑफ गैस टेम्परेचर ड्रॉप अक्रॉस द एयर हीटर करेक्टेड फॉर नो लीकेज, ठीक है, टू द टेम्परेचर हेड। तो मतलब टेम्परेचर ड्रॉप अपॉन टेम्परेचर हेड। हाँ, इसमें जो भी आपका कैलकुलेशन होगा दैट विल बी फॉर नो लीकेज। तो नो लीकेज, अब आपका तो एयर प्रीहीटर में लीकेज हो रहा है और आप परसेंटेज भी निकाल चुके हैं। तो इसमें करेक्शन फैक्टर लगा देता हूं कि अगर एयर प्रीहीटर में लीकेज हो रहा है तो मेरे को तो 120 125 मिल रहा है, मान लो 125 मिल रहा है, तो मैं यहां तो 125 नहीं लिख सकता, बिकॉज एक्चुअली तो हीट उसने ज्यादा दी होगी, लेकिन क्योंकि वो लीकेज हो गई इस चक्कर में उसका टेम्परेचर गिर गया। तो इसीलिए करेक्टेड फॉर्म में रहता है। करेक्टेड का भी एक है 17.1, एक करेक्टेड का भी रहता है इसमें, एक सेकंड बताता आपको, but that would be the last thing for the today। हाँ, करेक्टेड टेम्परेचर। अब आप देखो इसमें आप पढ़ना, ये पढ़ो पहले,
एयर प्री हीटर का लीकेज तो आपने 17.1% निकाल दिया था पहले ही, है ना, यहां निकाल चुके हैं आप। एक बार इसको पढ़ना दोबारा, समझ आएगा सब आपको, क्योंकि थोड़ी सी कैलकुलेटिव वाली स्टडी है ये, ठीक है। और गैस टेम्परेचर है ना आपको 333 डिग्री, लेकिन जो एक्चुअल गैस आउट दिख रहा है, एक्चुअल, इट्स नॉट एम्पेरिकल, एक्चुअल जो आपको गैस आउट दिख रहा है दैट इज 133.8 डिग्री सेल्सियस, जो आपका थर्मोस्टेट मतलब जो भी थर्मोकपल है रीड कर रहा है। एयर इन टेम्परेचर 36.1 है। तो अगर इसमें गैस लीकेज, सॉरी एयर प्री हीटर में लीकेज नहीं होती, तो उसका फॉर्मूला है कि एयर लीकेज इंटू सीपीए, मतलब सीपी वही एमसी डेल्टा टी वाला, सी ऑफ एयर इंटू टेम्परेचर ऑफ फ्लू गैस आउट एक्चुअल माइनस टेम्परेचर ऑफ एयर अपॉन सीपीजी। सीपीजी क्योंकि दोनों फ्लू गैस और एयर की मोरलेस बराबर सी होती हैं, 1.05 और उसकी 0.97, ठीक है, उसको तो मैं हटा सकता हूं, अपॉन 100 प्लस जो एक्चुअल टेम्परेचर निकल रहा है। अगर इसमें एयर लीकेज नहीं होता तो ये जो मेरा एग्जिट टेम्परेचर होता दैट वुड बी 150 डिग्री एंड नॉट 133.8 डिग्री। समझ आ रहा है ये बात? Why this temperature is dropping? Because the air preheater has leakage roughly to the tune of 17%, और एयर ही फ्लू गैस से मिलेगी, फ्लू गैस एयर से नहीं मिल सकती बिकॉज एयर का प्रेशर ज्यादा है एज कंपेयर टू फ्लू गैस। तो ये जब एयर जो ठंडी हवा है जब गर्म हवा से फ्लू गैस में मिलेगी, फॉर श्योर उसका एग्जिट टेम्परेचर गिर जाएगा। तो गिर के आपको कितना देखा, 133.8 डिग्री। Had there not be any leakage, just because efficiency मतलब effectiveness of the air preheater, आपका जो टेम्परेचर ऑफ गैस व्हेन देयर इज एनएल मतलब नो लीकेज, अगर इस फॉर्मूला में वैल्यू डालोगे दैट वुड कम रफली अराउंड 150 डिग्री। तो प्लीज ये थोड़ा मार्क करना इस चीज को कि अगर आपका एयर प्री हीटर का एग्जिट टेम्परेचर कम है, उसका मतलब ये नहीं है कि एयर प्री हीटर अच्छा है, उसका मतलब ये भी हो सकता है कि एयर प्री हीटर गंदा था, मतलब एयर प्री हीटर में एफिशिएंसी जो एक्चुअल हीट ट्रांसफर है वो नहीं हो रहा है, वो टेम्परेचर गिर रहा है ड्यू टू लीकेज। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट द लीकेज, देन डू अ करेक्शन फैक्टर ऑफ द लीकेज इन टेम्परेचर गैस आउटलेट, वो आ गया 150 डिग्री। उसके बाद इसको फॉर्मूला में डालो कि 333 डिग्री पे टेम्परेचर फ्लू गैस का आ रहा था, 150 में 133.8 नहीं लिया, मैं यहां पे वो करेक्शन फैक्टर डाल दिया कि भैया लीकेज के करस्पॉन्डिंग कितना टेम्परेचर ड्रॉप हुआ। अगर लीकेज नहीं हो रही होती तो मेरा एक्चुअल में ट्रांसफर टेम्परेचर ये होता, तो दिस माइनस दिस अपॉन दिस माइनस एक्चुअल जो आपका एयर का इनलेट टेम्परेचर है, दैट कम्स आउट टू बी 61.5। अब आपका क्या होता, अगर यहाँ पे 132 डिग्री होता तो आपकी इफेक्टिवनेस बढ़ गई होती, कितनी बढ़ गई होती वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। एक मिनट देख लेते हैं, अगर मैं 133 ही लेता तो कितना बढ़ जाता, समझ रहे हैं इस बात को? आप तो बोलेंगे सर मेरी गैस एफिशिएंसी, गैस साइड एफिशिएंसी बहुत ज्यादा है एयर प्रीहीटर की। नहीं, वो आपको टेम्परेचर जो आउट कम दिख रहा है दैट इज ड्यू टू एयर साइड लीकेज इनटू द वाटर साइड, फ्लू गैस साइड। अगर ये होता तो कितना दिखता वो मैं देख लेते हैं। समझ आई ये बात आपको? तीन सौ 33.5 और 133.8 और 33.1 इक्वल टू दिस माइनस दिस and equal to this minus this equal to this into 100 divide by this। अब आप देखो, अगर आप एयर प्री हीटर में लीकेज नहीं मानते तो आप बोलते सर देखो मेरी गैस साइड की एफिशिएंसी कितनी है, 66%, लेकिन एक्चुअल आपकी कितनी है, 61%।
आपका जो एयर टेम्परेचर जो गिरा है, मतलब जो फ्लू गैस टेम्परेचर बाहर गिरा है, दैट इज ड्यू टू लीकेज। तो यहाँ पे मैं करेक्शन फैक्टर डाल दूंगा 150 का, जो मैं कैलकुलेट किया था, आपका हो गया 61% एंड नॉट 68%। इज इट ओके? समझ आया ये बात आपको? हाँ या ना? यस सर। चलो, आई थिंक दैट इज गुड फॉर टुडे। बाकी इस चीज को पढ़ना, एक एक्स रेशियो बचता है, एक्स रेशियो इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, ये मैं बता दूंगा कभी भी नेक्स्ट क्लास में। बट वट एवर आई हैव टोल्ड यू, एक बार वंस थ्रू करो और समझो, ठीक है? ये मैं पीपीटी, मेरे को एक मेल आईडी कोई भी व्हाट्सएप कर दे, मेरा नंबर है सबके पास? नो सर। नो सर। नंबर इसमें लिखता हूँ अपना, एंड प्लीज कोई व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड ना करे। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट, ये कुछ नहीं होना चाहिए, ना ही कोई फेस्टिवल, कुछ नहीं। दिस इज माय नंबर, आ गया ना चैट बॉक्स में? कोई भी एक बंदा जो भी सीआर या कैसे भी, मेरे को अपना मेल आईडी पर ड्रॉप कर दे, मैं इस पे आपको भेज दूंगा, ठीक है? अभी नहीं, शाम तक आपको भेज दूंगा, ठीक है? अब बताइए, कोई वी शुड कॉल लेटर। समझ आया एयर प्रीटर क्या होता है? हेलो, क्या हुआ? आवाज तो आ रहा है, नहीं सर, Yes, sir. समझ आया समझ आया। मतलब कुछ बेनिफिट हुआ? यस सर। चलो फिर, बाकी कोई डाउट हो, विल सॉल्व इट इन अनदर क्लास ना, कभी और क्लास ले लेंगे, ठीक है? बट माय रिक्वेस्ट इज, एक बार पढ़ लो चीजों को, देन यू विल हैव अ बेटर आइडिया रिगार्डिंग इट, ठीक है? ओके सर, थैंक यू। चलो, ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।